बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी होस्ट जुगन कासिम और आज फिर एक मुस्कुराती, खिलखिलाती और बहुत ही खूबसूरत सुबह में आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी। व्यूअर्स, ये तो आपने सुना होगा और ये अक्सर मैं कहती भी हूँ शो पे कि नौकर की ते नखरा की। और बात तो सच है कि इंसान जब जॉब करता है, जब किसी का एम्प्लॉई होता है, तो फिर आपने उनके हिसाब से, उनके स्केड्यूल, उनकी रूटीन के हिसाब से चलना होता है। आजकल बहुत लोग परेशान हैं कि भाई इनकम की कोई और सोर्स भी होनी चाहिए। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कहती हैं कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि कैसे करें। हम यही डिस्कशन कर रहे थे अपनी टीम के साथ भी आज कि भाई ऐसा क्या मसला है कि लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे। एक्चुअली व्यूअर्स, अगर आप यंग लोगों को देखें, जो हमारा यूथ है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है सोशल मीडिया पे। अभी हम बात कर रहे थे अपने कंटेंट हेड से, तो वो बता रहे थे कि उनकी जो एक नीस है, वो जो भांजी है, उन्होंने अपना ऑलरेडी एक पेज बना लिया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिस पे वो अपनी पेंटिंग्स की तस्वीरें लगाती हैं। क्यों? कि आगे जाके जब उन्होंने बेचने की तरफ जाना है तो उनके पास ऑलरेडी एक फॉलोइंग हो। अब अगर यंग लोग जो अभी मतलब अपने मतलब एफए कर रहे हैं या मैट्रिक जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, अगर वो इतने सेंसिबल अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं तो ओल्डर जनरेशन क्यों नहीं बढ़ सकती। मुझे पता है कि सोशल मीडिया एक न्यूअर कॉन्सेप्ट है और उस पर अपनी पर्सनल चीज़ें तो लोग लगा लेते हैं, लेकिन बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं आती कि क्या करें। सिंपल सी बात है, एक पेज बनाएं और उसके ऊपर जो भी आपकी स्किल या टैलेंट है उसकी वीडियोस भी लगाएं, जो आजकल फेसबुक पे रील्स भी शुरू हो गई हैं। और उसके साथ साथ आप और भी बहुत सी डिफरेंट चीज़ें जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, हमारे बहुत से ऐसे शेफ़्स हैं जो अपने जो शो पे भी आते हैं, जिनके अपने पेजेस हैं और वो अपने पेजेस के ऊपर अपनी वीडियोस भी लगाते रहते हैं और इसी तरह उनको रिकग्निशन भी मिलती है। क्योंकि देखिए, चैनल्स तो एक लिमिटेड अमाउंट के हैं, सोशल मीडिया के आप जितने मर्जी प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को एक्टिव कर लें। सो व्यूअर्स, इंस्टेड ऑफ मेकिंग वो जो कहते हैं ना बेवकूफ़ाना और बेहुदा किस्म की टिकटॉक्स, अगर अपने टैलेंट और अपनी स्किल्स को ही आप अपने टिकटॉक्स पे भी शो करें, अपने फेसबुक के ऊपर भी शो करें, अपने इंस्टाग्राम पे भी शो करें, स्नैपचैट पे भी लोग लगाते हैं, इन डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ करें। देखिए, ये फ्री मीडियम्स हैं, इनके थ्रू आप अपना एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं, एक रिकग्निशन क्रिएट कर सकते हैं। आज हम बात करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे और एक यंग एंटरप्रेन्योर को भी आज हमने बुलाया है, उनसे भी आगे जाके बात करेंगे। देखिए, आपका कोई भी स्किल, आपका कोई भी टैलेंट, आपकी कोई भी ऐसी क्वालिटी है जो आपको महसूस होती है कि आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसे इनकैश कर सकते हैं, तो करें। हमने तो ऐसे भी देखे हैं पेजेस ऑन सोशल मीडिया और बड़ी खुशी होती है देख के कि भाई किसी को ज्वेलरी मेकिंग का शौक़ है तो उन्होंने अपनी ज्वेलरी मेकिंग का एक पेज बनाया जिसमें वो ज्वेलरी बनाना भी सिखाते हैं और अपने रेडीमेड पीसेस भी दिखाते हैं। कपड़ों की बिजनेसेस जो हैं वो बहुत अच्छी चलती हैं सोशल मीडिया पे। व्यूअर्स, देखें, किसी के लिए नौकरी करना, किसी का मोहताज होना एक फ़र्क बात है। मैंने भी जब अपनी ब्रांड स्टार्ट की, ऑर्गेनिक स्किन केयर वगैरह की, तो मैंने भी यही सोच के बनाई कि भाई अपना कोई काम ज़रूर होना चाहिए। देखिए, चैनल्स पे भी आप काम करते हो, आप एज टैलेंट हायर होते हो, आप अपनी जॉब करते हो, आप अपने घर चले जाते हो, लेकिन अपनी चीज़ जिसको आप ज़ीरो से लेके 100 पे लेके जाते हैं, उसके अंदर एफ़र्ट्स करने में एक फ़र्क ही मज़ा है। और मैं हमेशा आप लोगों से एक ही बात कहती हूँ, हमारी टीम भी एक ही चीज़ इनकरेज करती है कि अपने आप को खुद मुख्तार बनाएं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। और अगर हस्बैंड जॉब कर रहे हैं या कोई और चीज़ कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि ज़ारा शाहजहान हैं, डिज़ाइनर हैं बहुत बेहतरीन, उनके हस्बैंड अपना फ़र्क काम कर रहे थे, उन्होंने अपना काम शुरू किया और उनका काम इतना कामयाब हुआ कि अब मियाँ बीवी दोनों जो हैं वो क्रिएटिव साइड देखती है, उनके हस्बैंड जो है वो बिज़नेस साइड देखते हैं। ये बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह बहुत से केसेस हम देखते हैं। देखिए, बिज़नेस चाहे मियाँ की बहुत कामयाब हो या बीवी की या बच्चों की, अगर वो बहुत अच्छी चल रही है तो उसमें पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व होकर उसको एक फैमिली बिजनेस भी बनाया जा सकता है। सिर्फ जो है लोग इसी हद तक सोचते हैं कि भाई हमने कोई अपनी दुकान खोलनी है, कोई शॉप खोलनी है, कोई ये करना है, कोई वो करना है। फिज़िकल दुकानों की अब इतनी ज़रूरत नहीं रही जितनी ऑनलाइन प्रेजेंस से फ़र्क पड़ता है। अब कल रात को मैं बैठ के सॉर्ट आउट करी थी कि मेरी बेटी नूर की बर्थडे इंशाल्लाह जो है वो 9 अक्टूबर को है। अब मैं ऑनलाइन गई कि भाई मेरी ट्रैवलिंग भी है नेक्स्ट फ्यू डेज़ में, उसके अलावा मॉर्निंग शो भी है, मैं बड़ी मसरूफ़ हूँ।
आपको पता है मैंने कल रात को नूर के जो कपड़े उसने पहनने अपनी सालगिरह पे वो भी ऑर्डर कर दिए, उसके साथ साथ उसका बर्थडे केक भी इसी तरह ऑनलाइन व्हाट्सएप शॉट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर दिया। और ये सब अपनी अपनी जिन लोगों की बिजनेसेस हैं उनके थ्रू ही किया है, ये नहीं कि किसी बड़ी रिटेल ब्रांड के थ्रू किया, क्योंकि मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो कुछ ज़रा मुख्तलिफ सी थी, वो भी कर लिया। अच्छा, गुडी बैग्स की भी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, 3 दिन में वो भी पहुंच जाएंगी, और गुडी बैग्स भी ऑर्डर कर दिए एक खातून से। सो व्यूअर्स, हर चीज़ आपको ऑनलाइन, अगर हम लोग भी चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं ऑनलाइन, तो फिर अगर हम अपनी चीज़ें ऑनलाइन बेचेंगे तो क्या लोग नहीं खरीदेंगे? अच्छी चीज़ होगी, मयार की चीज़ होगी तो लोग ज़रूर लेंगे। लोग अपनी स्किल्स को सेल करते हैं। अगर आप फिज़िकली कोई चीज़ नहीं बना सकते बट आप माहिर नफ्सियात हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकाइट्रिस्ट हैं, तो आप ऑनलाइन सेशंस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जिधर भी आप जॉब करें वो भी करें और साथ साथ ये भी करें। अंग्रेज़ी का मुहावरा है डिग योर वेल बिफोर योर थर्स्टी, कि प्यास लगने से पहले ही अपने कुएं को खोद लेना चाहिए। क्योंकि व्यूअर्स, जब प्यास लगी होती है या भूख लगी होती है ना, दिमाग नहीं काम करता। सो पहले से तैयारी करें, पहले से अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी चीज़ें प्लान आउट करें। भाई हर इंसान जो है, जब हम जाते हैं किसी इंटरव्यू के लिए, किसी जॉब के लिए भी, तो हमसे पूछा जाता है कि जी 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो हम जो वो प्लान्स दूसरों को बता रहे होते हैं, हम अपने आप के साथ, अपनी ज़ात के साथ उन प्लान्स को क्यों नहीं डिस्कस करते? हमें अपने आप के साथ भी बात करनी चाहिए कि भाई मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं बचपन से एक चीज़ करती आ रही हूँ, सिंस आई वाज अबाउट 13-14। मैं ना एक पेपर के ऊपर ना अपने गोल्स लिख देती थी कि ये मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, कि ये मैंने नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर इनको अचीव करना है, और ये मैंने फॉर एग्जांपल 25 साल की उम्र पे ये अचीव करना है, 30 पे ये करना है, 35 पे ये करना है। तो होता ये है कि आप जब अपनी चीज़ों को इस तरह डिमार्केट कर लेते हैं बैक ऑफ योर माइंड, आप फिर वही चीज़ें करनी शुरू हो जाते हैं जो आपके गोल को अचीव करने के लिए होती हैं। तो सोचना और ख़याली पुलाव बनाना, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट, और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप कोई भी अपनी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, और अगर वो अच्छी चीज़ है जो आप सेल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। देखिए व्यूअर, ज़माना है एंटरप्रेन्योरशिप का, अपना काम, अपनी बिज़नेस और अपने लिए जॉब करना। किसी के 100 या 200 एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉय होने से ज़्यादा मज़े की बात ये नहीं है कि इंसान जो है वो अपनी बिज़नेस चला रहा हो और आपके अंडर जो है वो 200-250 लोग काम कर रहे हो। सोचने की बात है, कुछ फूड फॉर थॉट आपको देना ज़रूरी था। शेफ़ कोमल मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा शेफ़ कोमल, ये बताइए कि आपने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के लिए? इंशाल्लाह मैं जैसे एज अ शेफ़ हूँ तो इंशाल्लाह, क्योंकि आपने जैसे भी बात की है कि अपना करियर होना चाहिए, तो इंशाल्लाह फ़र्दर अपना रेस्टोरेंट या कुछ भी छोटा सा कैफ़े से रन करना चाहिए। इस तरह मतलब लाइफ में आगे गोल्स होने चाहिए, सिर्फ एक जॉब और ये चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि वही चीज़ है ना कि लोग कहते हैं कि भाई वो भी हमारे साथ जॉब कर रहा था बंदा, लेकिन देखो उसने अपनी बिजनेस भी शुरू कर दी, वो तो करोड़पति हो गया और हम वहीं के वहीं हैं। ऐसे ही आप वहीं के वहीं इसलिए हैं क्योंकि आपने कोई स्टेप्स नहीं उठाए, एफर्ट नहीं की और रिस्क नहीं लिया। जी देखो कोमल, मैंने भी बहुत से बिजनेसेस में हाथ डाला, प्रोडक्शन की तरफ ट्राई किया, मेरे मिजाज की चीज़ नहीं थी, वो लोगों के पीछे पीछे भागना, ये वो पेमेंट्स के लिए वो, अच्छा वो मेरे लिए नहीं वर्कआउट किया। फिर मैंने सैलून का काम किया और रेस्टोरेंट भी खोला, वो दोनों चीज़ें नहीं वर्कआउट की। क्लोथिंग लाइन स्टार्ट की, इट डिड वेल इनिशियली, लेकिन उसमें जो था वो क्योंकि अपनी फैक्ट्री नहीं थी तो वो, अच्छा ये सारी चीज़ें की जी। अब मुझे अक्सर मामा भी कहती है तुमने कितने पैसे वीरान किए, मैंने कहा मामा मैं पैसे वीरान नहीं किए, मैंने एक्चुअली एफर्ट किया और मुझे जो लर्निंग एक्सपीरियंस मिला उससे अब मुझे पता है कि मेरे लिए क्या वर्क करता है क्या नहीं, और जो चीज़ मेरे लिए वर्क करती थी अब मैं वो काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सेल है। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। एंड एज अ शेफ देखो अब तो घर बैठे ग्रोसरी आ जाती है, घर बैठे आप अपनी सारी इक्विपमेंट मंगवा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर किसी को घर से निकलने का या बाहर जाने का या इस किस्म के भी मसाइल हैं तो वो घर पे बैठ के भी अपनी ऑनलाइन आप यूट्यूब पे अपनी क्लासेस दे सकते हो। आप तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे हैं जिस पे आप अपना काम कर सकते हैं। सो अपना काम भी करें और उस काम को ऐसे से करें कि फिर आप आगे जाके उसको प्रॉपर तरीके से कैश इन भी कर जी बिल्कुल। अच्छा आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम सिंधी बिरयानी बना रहे हैं, सर शामी कबाब, रायता, सलाद। जो क्लासिक एक होता है ना बिरयानी, वैसे बिरयानी और पुलाव भी होता है। हाँ जी, लेकिन पुलाव और शामी कबाब भी होता है, लेकिन हम सिंधी बिरयानी के साथ शामी कबाब सर्व करेंगे। सो व्हाट आर द रेसिपी? जी, मुर्गी का गोश्त 1 किलो, चावल 1 किलो, प्याज 6 अदद, टमाटर 6 अदद, दही 3 कप, लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चम्मच, अदरक का पेस्ट, तेल 1.5 कप, बिरयानी मसाला 2 पैकेट, अदरक का पेस्ट 4 खाने के चम्मच। ठीक है जी।
सबसे पहले जो उनसे आप ऑयल लेके उसके अंदर प्याज डाल लें। प्याज को थोड़ा सा जब वो पिंकिश हो जाए तो उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आप इसके अंदर मुर्गी का गोश्त डालें। जब मुर्गी का गोश्त अपना कलर चेंज करना शुरू हो जाए तो उसके अंदर फिर आपने मसाला जो उनसे पैकेट वाला अगर आप डालना चाहें तो पैकेट वाला डाल लें, अगर आप होममेड डालना चाहें तो होममेड डाल लें। उसके बाद उसको अच्छी तरह भून लें। जब उसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो उसमें टमाटर डाल लें, लेकिन दही डालते वक्त एहतियात करनी है कि चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर लें, क्योंकि जब हम तेज़ आंच पे दही डालते हैं तो वो फट जाती है। तो दही डालते वक्त थोड़ा सा एहतियात करें, हल्की आंच करके दही डाल के उसको भुनाई कर लें। जब उसका ऑयल ऊपर आ जाए तो हमारा कौरमा तैयार है। चावल जो उनसे खुले पानी में चावल लें और उसको भिगो लें। पहले 30 मिनट के लिए चावल भिगो लें। उसके बाद एक बड़े देचके में खुला पानी लेकर उसमें चावल और 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल के उसके अंदर उसमें चावल बॉईल करने के लिए रख दें। एक ज़्यादा से ज़्यादा तेज़पात और खड़े मसाले जो उनसे हैं वो डाल लें ताकि खुशबू और अरोमा के लिए। और जब वो बॉईल हो जाए 90% बॉईल कर लें, इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करने। उसके बाद इसकी लेयरिंग करेंगे। पहले हम कनी उसके अंदर हाँ एक या दो रहनी चाहिए ताकि आराम से, ताकि हम दम लगाते वक्त बाकी उसको पूरा कर लें। फिर जब चावल जो उनसे हैं उसको फिर लेयर करेंगे, चावल की लेयर, फिर उसके ऊपर एक कौरमे की लेयर, फिर एक चावल की कौरमे की, और उसके ऊपर जब लास्ट में ज़रदा रंग जो उनसे है वो डाल के और पुदीना और टमाटर डाल के लेयर लगा के दम लगा देंगे। 15 मिनट दम के बाद बिरयानी तैयार है। और बाय द वे अगर आपने कलर नहीं भी डालना तो ना डालें, बहुत टमाटर का भी अपना कलर आ जाता है, वो बड़े मजे की हो जाती है। सो यू डोंट हैव टू ऐड फूड कलर, पर अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। वैसे तो अब टमाटर वगैरह का अपना कलर होता है जिसका आ जाता है। इसके बाद हम बनाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब की रेसिपी है मुर्गी का गोश्त आधा किलो, चने की दाल आधा किलो, लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, अदरक का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद, अंडे 3 अदद, गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच। मुर्गी का गोश्त जो उनसे है उसको आप बॉईल कर लें, और जो दाल है क्योंकि उसको आपको पता टाइम लगता है तो उसको आप रात को भिगो दें, या अगर आपने प्रेशर नहीं लगाना, अगर आपने प्रेशर लगाना है तो फिर 30 मिनट्स के लिए उस पर प्रेशर लगा के, और जब दाल गल जाए, मुर्गी का गोश्त गल जाए, उसी में ही प्याज और साबुत मसाले जितने भी हैं उसी में ही डाल के, और जब वो सारा कुछ बॉईल हो जाए तो उसको ग्राइंड कर लें। लेकिन जो साबुत मसाले हैं वो आपने बाहर निकाल देने, क्योंकि दालचीनी और जो ये चीज़ के टेस्ट है ना वो मुंह के टेस्ट बड्स ख़राब करते हैं। तो सारे निकाल के उसको ग्राइंड कर लें अच्छे से। उसके ऊपर गरम मसाला और पुदीना धनिया डाल के मिक्स करके उसको शामी कबाब की सूरत में, आप कबाब लंबे कबाब या गोल कबाब जिस तरह आप चाहें उस तरह उसको बना के, और अंडे के साथ फेंट के, अगर आपने अंडा अंदर भी डाल सकते हैं, और अगर आपने अंडा अंदर नहीं डालना तो फिर आप अंडे की लेयर करके उसको फ्राई कर सकते हैं। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं आपके अंडे के अंदर उसको डिप करें ताकि वो एग का और वो फ्लेवर आ जाए। सो इट जस्ट डिपेंड्स। अगर आपने इसके फॉर एग्जांपल बन कबाब बनाने हैं तो बेशक एग के साथ बना लें, अगर नहीं तो नॉर्मल फ्राई कर लें फ्राई पैन में, और इसके साथ आंच पे। हाँ जी, बिल्कुल हल्की आंच पे। इसके बाद हम बनाएंगे रायता और सलाद। रायते के लिए चाहिए दही 1.5 कप, धनिया 1 गड्डी, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, नमक हस्बे जायका। धनिया जो उनसे है और हरी मिर्चें इनको ग्राइंड कर लें, और दही को अच्छी तरह फेंट के इसके अंदर डाल के और नमक डाल के हस्बे ज़रूरत इसको पेश कर लें। और सलाद के लिए चाहिए खीरा 1 अदद, गाजर 1 अदद, प्याज आधा, बंद गोभी आधा कप, नमक हस्बे जायका और काली मिर्च हस्बे जायका। ये सारी सब्जियों को आपको चूमर में काट लें, गोल काट लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। उसमें नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत डाल के और इसको सबके साथ पेश करें। बिरयानी इस तरह ही रेडी। वंडरफुल, अमेजिंग। अच्छा व्यूअर्स, हम अभी किचन की ही बात कर रहे हैं, तो किचन के एक पॉइंट ज़रूर आपको रेज़ करना चाहूँगी। बहुत से लोग जो हैं वो फ्रोज़न चीज़ें बहुत अच्छी बनाते हैं, जैसे कि शामी कबाब हो गए। मैं 2-3 जगहों से, सिर्फ एक से नहीं 2-3 जगहों से घर के लिए शामी कबाब ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि इतने मज़े और इतने मज़े के भी बनते हैं और इतने रीज़नेबल भी प्राइस के बना देते हैं। समोसे, रोल्स, इस तरह की भी बहुत सी चीज़ें जो हैं जिसकी बिज़नेस आप लोग खुद स्टार्ट कर सकते हैं। घर पे होममेड नगेट्स बनाएं, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि घर की बनी हुई चीज़ दें, ना कि डब्बों की चीज़ दें। सो ये भी एक ऐसी बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आप फ्रोज़न चीज़ों का काम स्टार्ट करें। और अब तो बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जो होममेड फ्रोज़न चीज़ों का सेक्शन है उनके पास, तो आप वहाँ पे भी जाके छोड़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, करने को कुछ भी किया जा सकता है इफ़ यू सेट योर माइंड टू इट। आप अपने अगर जहन को सही तरीके से फोकस कर लें तो। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप पे। और अगर किसी का रियल इस्टेट में इंटरेस्ट है और उस तरफ जाना चाह रहे हैं काम में, तो हमारा अगला सेगमेंट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप की, कि जब बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करता है तो उसको यही कहा जाता है कि हाँ बेटा अब जॉब ढूंढो। जिसका मुझे अफसोस भी इसलिए होता है क्योंकि देखें, बच्चे ने काम तो करना ही है, यंग इंसान ने ज़रूर करे, कहीं ना कहीं एक दो जगहों पे बंदा जॉब एक्सपीरियंस ले, लेकिन अल्टीमेटली तो इंसान के जहन में ये सोच होनी चाहिए कि आप लीडर बने रादर देन अ फॉलोअर, राइट। सो हमारे साथ एक ऐसे यंग मैन हैं कि जिन्होंने ग्रेजुएट करते ही अपना काम स्टार्ट किया और माशाल्लाह 5 साल के बहुत ही छोटे अरसे में, 5 साल मतलब पहले 2 साल तो इंसान ब्रेक इवन ही नहीं कर पाता, इन्होंने 5 साल में एक बहुत कामयाब रियल एस्टेट की बिज़नेस स्टार्ट की और 250 एम्प्लॉइज़ इनके पास हैं जो इनके अंडर काम करते हैं। दानियाल निसार हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा दानियाल, सबसे पहले तो लोग जो हैं, जब यंग लोग ग्रेजुएट करते हैं तो उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जॉब ढूंढें। आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपने कहा कि मैं बिज़नेस की तरफ ही जाऊंगा? एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में तो मैं देखता था कि हमारे लास्ट ईयर में सेमेस्टर्स में लोग हर जगह जॉब एप्लीकेशन के लिए जा रहे होते थे, जॉब अप्लाई कर रहे होते थे। तो मेरे अंदर एक चीज़ ये थी कि मैं क्यों ना, ये जितने लोग हैं, मैं क्यों एक जॉब होल्ड करूं, मैं कोई जॉब क्रिएट करूं। तो वो एक मोटिवेशन थी कि हम जॉब एक्चुअली क्रिएट करें, ना कि हम खुद एक जॉब जो है वो ले रहे हो, एक एम्प्लॉई बने। अच्छा ये बताओ कि रियल एस्टेट की तरफ फिर रुझान कैसे हुआ? आपने पढ़ा क्या? एक्चुअली तो मैं नस से मैंने बैचलर्स किया, नस बिज़नेस स्कूल से। उसके बाद मैं मेरा शौक़ पहले से ही रियल एस्टेट का था। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में इवन नाउ अभी भी पाकिस्तान में रियल एस्टेट में बहुत मार्जिन्स हैं और बहुत गैप है जो फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। और बात ये है कि देखो दनियाल, अगर मार्केट लो भी जा रही होती है तो कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो ख़रीदना चाह रहा होता है इस टाइम पे। घर तो हर बंदे ने बनाना है, घर हर बंदे ने बनाना है। और जब मार्केट लो जा रही होती है तो बहुत से लोग जो वेट कर रहे होते हैं वो कहते हैं अब ख़रीद लेते हैं, अब शायद से सिलसिला अच्छा हो जाएगा। कभी बायर्स मार्केट होती है, कभी सेलर्स मार्केट होती है, लेकिन व्यूअर्स मार्केट की बात है, रियल एस्टेट का काम चलता रहता है, ऐसे है। और कुछ नहीं तो रेंट पे तो लोगों को कहीं ना कहीं तो रहना ही होता है ना। और दूसरा एक रीज़न ये भी था कि इस मार्केट में गैप बहुत था कि जो अच्छे लोग मार्केट में काम कर रहे हैं या कुछ मिथ्स अटैच्ड हैं कि कन्वेंशनल तरीके से काम हो रहा है, तो उसमें भी वो गैप फुलफिल करने की ज़रूरत थी। तो दैट्स व्हाई आई चोज रियल एस्टेट। अच्छा, और फिर किस तरह शुरू किया अपना काम? मैं चाहती हूँ आपसे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं टेलीविज़न पे वो मोटिवेट हों। होता ये कि अभी और 20 मतलब 28 साल आपकी उम्र है, 28 की उम्र पे एक कामयाब CEO होना है, कामयाब एंटरप्रेन्योर होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। सो आई वांट कि आप हमारे आवाम को, हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट करें कि वो आपके स्टेज, आप जिधर पहुँचे उस तरह कैसे पहुँच सकते हैं। देखिए, स्टार्ट में तो जैसे सारे स्टार्ट होता है, बिल्कुल एक स्टार्टअप, एक छोटे से ऑफिस से हमने काम स्टार्ट किया। उसके बाद अल्लाह पाक ने उसमें बरकत डाली, टीम्स डेवलप की। और दूसरा ये कि लोगों को जो रियल एस्टेट में जो चीज़ मैं समझता हूँ वो सबसे बेहतर ये है कि आप जिस बंदे से जो चीज़ कमिट करें, जो कमिटमेंट करें, वो आप ज़रूर उस बंदे से पूरी करें और अच्छी सर्विसेज दें। तो आप इससे मैंने स्टार्ट लिया और मैंने कोशिश ये की कि मैंने जो कन्वेंशनल लोग काम कर रहे थे मार्केट में, मैंने कन्वेंशनल से इसको डिजिटल पे लेके आया। और जो एक पुराना तरीका था, लोग मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो पहले मैं जब रियल एस्टेट में आया तो वो एक कल्फ वाले कपड़े पहन के, शलवार कमीज़ पहन के लोग, एक कल्चर था वो। उसके बाद ये डिजिटलाइज हुआ और चेंज हुआ, तो उस पर हमने काफ़ी काम किया। हम यही वाली बात अभी कर रहे थे कि जैसे कल रात को मैं अपनी बेटी की सालगिरह की चीज़ें सॉर्ट आउट कर रही थी। मैंने सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, मतलब मैंने केक भी ऑर्डर कर दिया, डिज़र्ट भी ऑर्डर कर दी, खाने का मेन्यू भी बना लिया, ये भी फैसला कर लिया कि किधर से कौन सी चीज़ करनी है, वहाँ पे फ़ोन करके ऑर्डर भी प्लेस कर दिए, बच्ची के कपड़े, बच्ची के गुडी, मतलब बात ये है कि पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है। ऐसे ही ऐसे ही। और वो जो एक वक्त था ना, जो आप पहले आप जाते थे जगह में, फिर एक एक जगह को जाके देखना, दानियाल बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता था। और आजकल टाइम किसके पास है? एग्जैक्टली। और पहले लोग अखबारों में ऐड लगाते थे, काम करते थे। अब तो चीज़ें मतलब अखबारों में ऐड लगाते थे, yes. या अगर आप किसी रियल एस्टेट के बंदे को कॉल भी करते थे तो वो कहते थे चले जी फिर हम आपको जाके जगहें दिखाते हैं। पहले एक दिन जगह देखी, फिर दूसरी दिन देखी, 10 दफ़ा, और देखें कि रिसोर्सेज कितने ज़ाया हो रहे हैं। एग्जैक्टली। बार बार जो लेके जा रहे हैं, बेहतर नहीं है कि आप उनको पहले तस्वीरें भेज दें कि जी, या आप डिजिटलाइज मतलब कहें कि जी हमारी ये चीज़ें हैं जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है। अब तो आप इवन अपने कस्टमर या क्लाइंट को आप फ़ोन पे ही सारी चीज़ें बता देते हैं और उसके लिए डिसीजन लेना बड़ा ईजी होता है। क्योंकि अगर किसी यंग इंसान है, फॉर एग्जांपल यंग कपल है, उन्होंने रहना है, वो कह रहे जी हमें फलां एरिया में रहना है, हमारा रेंट हमने हम चाह रहे हैं कि इतने में हो जाए, और इतने कमरे चाहिए और इस किस्म की जगह चाहिए,
एक से दूसरी दफ़ा में अगले को भी समझ आ जाए। अब तो लोग इवन विजिट किए बगैर चीज़ें हमसे फाइनल कर लेते हैं। चीज़ें काफ़ी डिजिटलाइज हो गई हैं। अच्छा ये बताएं कि रियल इस्टेट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ज़मीन में करो या सोने में करो। ऐसे ही है। देखिए मैं इवन कहीं भी आप ले लें, रियल इस्टेट एक ऐसी चीज़ है कि आपने कहीं पे भी एक प्लॉट ले लिया, उसने वक्त के साथ साथ महंगा ही होना है। क्योंकि मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ, कोई एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे 200-300 प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कोई बंदा एक प्लॉट ले लेता है, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लोगों तक पहुँचती जाती हैं, लोग अपने घर बनाते रहते हैं, तो वक्त के साथ उसकी चीज़ वैसे ही बढ़ती रहती है। और ज़मीन एक ऐसी चीज़ है कि वो एक सॉलिड ग्राउंड है। लोग बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिटकॉइंस में, काफ़ी सारी चीज़ों में, लेकिन एक सॉलिड ग्राउंड है जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा एक चीज़ जिसके बारे में मुझे हमेशा बड़ी फ़नी लगती है, जब लोग बात करते हैं घर बनाने की तो लोग कहते हैं कि भाई हम फ़लाँ जगह पे लेंगे, और वो जगहें ऑलरेडी आबाद होती हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपने घर 5 साल बाद बनाना है तो क्या ऑलरेडी जिस जगह की कीमत पीक पे पहुंच चुकी है वहाँ पे लेना चाहिए, या किसी ऐसी जगह पे लेना चाहिए जहाँ पे बढ़ेगी अभी कीमत? देखिए ये तो आपने प्लान मतलब आपका मशवरा क्या है? मेरा मशवरा ये है कि आप किसी ऐसी जगह पे लें जहाँ पे भी रेट्स थोड़े कम हो और जहाँ पे वो मार्जिन अभी रहता हो। जहाँ घर बन चुके हैं वहाँ तो चीज़ पहले महंगी हो चुकी होती है। तो आपने अगर 5 साल बाद घर बनाना है तो आप कुछ ऐसी जगह पे लें जहाँ पे अभी आबादी नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ आबादी होगी, आपके प्लॉट के रेट्स भी बढ़ जाएंगे। और बात ये कि जो चीज़ आपने 10 रुपए की ली है उसकी कीमत 100 तक पहुँच जाएगी। जिस चीज़ की ऑलरेडी कीमत 100 रुपए है वो ज़्यादा से ज़्यादा 110 पे पहुँचेगी। एग्जैक्टली। क्योंकि अच्छा एक और चीज़ लोग सोचते हैं कि एक्चुअली जो है वो घर और ज़मीन की कीमत है। कीमत किस चीज़ की होती है एक्चुअली, अगर पुराना घर हो जैसे कि? देखिए मेरा ख्याल है कीमत उस पूरे इन्वायरमेंट, उस पूरे एटमॉस्फेयर, पूरे एम्बियंस की होती है। फॉर इंस्टेंस F7 में भी एक कनाल का प्लॉट आपको जो प्राइस में मिलेगा शायद वो बैरिया में ना मिले, इस्लामाबाद में। यस। इसी तरह पेशावर में, लाहौर में जो गुलबर्ग में रेट्स हैं वो DH में ना हो, तो उस पूरी कम्युनिटी की होती है कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं। अच्छा प्लॉट और घर खरीदते हुए किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि देखिए जो लोग आपके पास आते हैं वो तो आते हैं, जो नहीं आ सकते आपके पास, कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? एक तो अगर आपके पास, और बजट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है तो? देखिए एक तो पहली जो प्री रिक्विजिट्स हैं, आपका जो जिस एजेंट के थ्रू आप कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड एजेंट हो, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर कंपनी हो, क्योंकि मार्केट में बहुत से फ्रीलांसर्स भी होते हैं। सेकेंडली जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका गवर्नमेंट से अप्रूवल हो, NOCs हो, और उसके बाद आप किसी जगह पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये मेन 2-3 चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है। ठीक है। और ये बताइए कि अगर जैसे कि एक बात हमने की कि भाई अगर आप फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, आपने 5 साल बाद बनाना है या 3 साल बाद बनाना है, तो बहुत महंगी जगह पे ना लें, ऐसी जगह पे लें जहाँ पे आबादी अभी और आएगी। हाँ। और क्या क्या चीज़ें? देखिए घर बनाने के लिहाज से काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम उन्हें ये मशवरा देते हैं कि उन्होंने उनका वर्क प्लेस कहाँ पे है, उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग कैसे करनी है, इन चीज़ों को देख के वो एक जगह डिसाइड करते हैं। अगर किसी बंदे ने ब्लू एरिया ट्रैवल करना है तो वो ये देखता है कि मेरी ट्रैवलिंग कितनी होगी, मैं उस लोकेलिटी में लूँ ताकि मेरी वर्क प्लेस और घर में डिस्टेंस कम हो। तो वो उस लिहाज से चीज़ों को डिसाइड करते हैं और फिर वहाँ पे जो नए प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं विद NOCs वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। सही, ओके, समझ आ गई। अच्छा ये बताइए कि आपने जब अपना सेटअप बनाया तो आपकी मोटिवेशन क्या थी? एक तो मेरी मोटिवेशन ये थी कि मैंने जॉब क्रिएट करनी है। अच्छा ठीक है। सेकेंडली मैं कई लोगों की नेचर होती है कि मैं शायद आई थिंक मैं किसी के अंडर रह के काम नहीं कर सकता, या मैं किसी को आंसरेबल नहीं हो सकता, तो मैं अपना काम करना चाहता था स्टार्ट से। और दूसरा अपने काम में क्योंकि रियल एस्टेट का इंटरेस्ट था तो उसमें एक्सेल करने का बहुत जो था वो शौक था। अच्छा क्या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थी अपना काम स्टार्ट करने के लिए? नहीं, आई स्टार्टेड ऑफ विद अराउंड 3 लाख रुपीज़। 3 लाख? मैंने जस्ट एक ऑफिस लिया था और काम शुरू किया था। उसके बाद क्लाइंट्स बनाए, स्टार्ट किया काम, इन्वेस्टमेंट्स मिली और उससे सारा स्टार्ट किया। वंडरफुल। और इस वक्त आप लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर, लाहौर में है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी एंड पेशावर। वंडरफुल। अच्छा ये बताओ कि एंटरप्रेन्योरशिप रिस्की कितनी है? क्योंकि अभी जो लोग देख रहे होंगे ऐदा तो चल गया साडा ना चला तो फिर असी की करेंगे। देखिए पाकिस्तान में बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब आप कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं तो रिस्की तो होता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप जॉब में होते हैं तो आपकी जॉब सिक्योरिटी का इशू होता है, वहाँ पे भी इशूज़ होते हैं, बट जब आप किसी को आंसरेबल नहीं होते और आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आप अपना पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज़ करते हैं उस काम को करने में। फिर आप ये नहीं देखते कि जी मैंने जो है वो 8 से 2 तक काम करना है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो आपको फिर ये चीज़ फील नहीं होती। लेकिन आप कर भी सकते हैं। आप देखें ना व्यूअर्स, जब इंसान जॉब कर रहा होता है किसी के लिए तो एक चीज़ तो
फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लमेटिक होती है कि अगर खुदा न खास्ता घर में कोई बीमारी, कोई इशू हो जाए, अल्लाह ना करे अम्मी की तबीयत फॉर एग्जांपल ख़राब हो जाती है, अब इंसान 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो ऑफ ले सकता है, ऐसे ही। लेकिन अगर आपने इलाज के लिए कहीं बाहर जाना है तो आप जॉब वालों को कितनी को एक्सप्लेन करेंगे, क्या करेंगे, एक पॉइंट के बाद वो आपके पैसे काटने शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली। सो या आपको जॉब से निकाल देंगे, क्योंकि लोगों को वो लोग चाहिए जो उनके अंडर काम करें उनके हिसाब से। और दूसरा हमारा इवन रिलीजन ये एक्सप्लेन करता है कि बिजनेस में, तजारत में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा रिस्क रखा हुआ है। तो अच्छा, यूथ को क्या एडवाइस दोगे फाइनली? अच्छा, मैं अपने बिज़नेस से रिलेटेड उन्हें एडवाइस ये दूंगा कि आजकल जितने लोग हमारी फील्ड में आ रहे हैं, मैं ये फील करता हूँ कि वो एट टाइम्स फील करते हैं कि हम बड़ी जल्दी और बड़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा अर्न कर लें या बहुत ज़्यादा ग्रो कर लें। तो मेरा ये ख्याल है कि एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक सिस्टम है जिसके थ्रू आपने मेहनत करनी है, प्रोसेस सीखना है, ग्रिप आए आपकी काम पे और आप चीज़ें सारी डिलीवर करें तो आप ग्रो करें। तो मेरा ये ख्याल होगा कि इतना इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए और बहुत शॉर्ट टर्म ग्रोथ पे नहीं जाना चाहिए। मतलब बेसिकली व्यूअर्स गोल्स अपने लॉन्ग टर्म रखें, जैसे कि उन्होंने अभी हम जिस तरह घर बनाने की भी हम अभी बात कर रहे थे कि घर बनाने में भी इंसान, बहुत कम लोग हैं जो ज़मीन खरीदते हैं और फ़ौरन ही उस पर घर बना लेते हैं, जिनके पास वो पैसे होते हैं वो यूजुअली बना बनाया ही लेते हैं। अब अगर आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, मैंने भी यही किया था बाय द वे दानियाल, मैंने बहुत अरसा पहले जिधर मैंने घर बनाया है अब 4 साल हो गए हैं, हाँ, और नहीं 5 साल होने वाले हैं, मेरे बेटे की पहली फर्स्ट बर्थडे वहाँ पे की थी, वो 6 साल का होने वाला है, 5 इयर्स हो गए। लेकिन ये ज़मीन जो खरीदी थी मैंने कुछ 13 साल पहले खरीदी थी। सही सही। और उस वक्त ना बंदा ना बंदे की ज़ात थी वहाँ पे, और हर बंदा ऐसे ही मुझे घूम के कहता था यार ये तुमने, मैंने कहा भाई मेरे पास इतने ही पैसे थे ऐसे कि मैं ही ज़मीन ले लूँ। ऐसे ही। अब मैंने ज़मीन ले ली, अब मैंने फिर exactly। सेव करने शुरू किए, जब तक मैंने सेव कर लिए तब तक अच्छी खासी वो जगह आबाद हो ऐसे गई। और ऐसी है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। आप इस्लामाबाद देखें, लाहौर देखें, आप अगर 2 किलोमीटर आगे जाके जगह लेते हैं तो आप 6 महीने बाद वहाँ गुजरे तो बहुत आबादी हुई होती है। ऐसे ही है। सो सिटीज़ तो व्यूअर्स इसी तरह डेवलप होती हैं। हमारा मतलब दानियाल का और मेरा भी यही आपको मशवरा है कि जब लें तो ऐसी जगह पे लें, डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है और क्या करती है, बट फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं तो किसी जगह की फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल ले लेते हैं जो प्रॉपर रजिस्टर्ड जगह है व्हाटएवर, तो वो फाइल आपको आगे जाके जब प्लॉट अलॉट होगा और सारा कुछ होगा वो आपको बहुत बेनिफिट देगी। Exactly। और अगर अब आपके पास टाइम है चीज़ लेने में तो व्हाई नॉट टेक Yes, दैट टाइम। yes। दानियाल, बेस्ट ऑफ लक विद Thank you so एवरीथिंग, much। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। हम इसी तरह व्यूअर्स यंग एंटरप्रेन्योर्स और ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ को बुलाते रहेंगे शो पे, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और आपको भी समझ आए कि अपना काम कैसे किया जा सकता है। आप लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करें, ना कि आप किसी के लिए जाके नौकरी करें। कितने मज़े की बात है, और दानियाल इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। बेस्ट ऑफ लक इन द Thank you फ्यूचर। so much। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब इंसान का दिल चाहता है दिल की बातें करने को, कि जो आपके दिल के अंदर, आपके सोल के अंदर बातें हैं, तो बड़े कम लोग हैं मीडिया इंडस्ट्री में जिनसे आप इस तरह से खुल के बात कर सकते हैं। और आजकल तो प्रोफाइल इंटरव्यूज़ का ज़माना ही ख़त्म हो गया है, पता नहीं क्यों, जबकि ऐसे ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं जिनसे ही हाँ के अलावा जब आप बातें करें तो आपको ऐसी ऐसी पते की बातें भी पता चलती हैं, और उसके साथ साथ आपके अंदर एक नई मोटिवेशन आ जाती है ज़िंदगी जीने की। और अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो जो हमारी आज की मेहमान हैं, हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, जिनका अपना ही पीटीवी है, हम यहाँ मेहमान हैं, एक्चुअली तो ये इनका घर है। एक्टर, बेहतरीन होस्ट, प्रोड्यूसर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर, अपनी क्लोथिंग लाइन, अपनी ज्वेलरी की लाइन, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और वर्सेटाइल पर्सनालिटी, आपकी मेरी हम सब की फेवरेट अस्मा पास हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? तुसी सुनाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, बहुत सी ज़रूरी बातें करनी हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी। आपने अपनी बिज़नेस मज़ीद एक्सपेंड कर ली है। पहले ज्वेलरी से शुरू किया था, आई थिंक आपने। नहीं, वो मैंने ज्वेलरी एक दफ़ा बनाई थी वो हाँ। लेकिन वो मैंने फिर खुद ही रख ली थी, क्योंकि हौसला नहीं था कि मैं उसको बेचूं।
हौसला नहीं। क्योंकि मैं शौक था ना शदीद, तो वो बनाई बड़ी मेहनत और से। अल्हम्दुलिल्लाह सर से पाँव तक हमने भी ज्वेलरी जी, पहनी, जी। हमने पाजेब भी पहनी, बाज़ेब दोनों पहने, पैरों हाँ, में। उसके बगैर तो मुश्किल है ना। तो फिर ज्वेलरी बनाई, बड़े शौक से ड्रॉ किया, स्टोन्स लेकर आई, वो क्या है पानी वाला तालाब, रियल स्टोन्स खरीद के लाई बुक्कल मार के। तो जब वो बनी तो बड़ी अच्छी बन गई वो तो। जी मुझे पता है, मैंने और मैं कहा, इस मैं इंतजार तो में ही रही कि इसको- असमाबी का फोन आएगा कि यार जुगन ये कुछ नहीं पसंद आया, नहीं, मैंने कहा पूछा भी sorry, नहीं। नहीं भाई, ये तो मैं एक दाना और नहीं आपने दूंगी। मुझे कहा था बनाते हुए कि मैं तुम्हें भी और मैं निद्दा को भी और ना भाई मैं ना। समन को भी और मैं इन सबको भेजूंगी, हिम्मत चाहिए सनम होती जंग है वगैरह इसका, को। इस बात के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो वो नहीं दी मैंने उसको, मेरा ख़त्म ठप हो गया बिजनेस, कारोबार बंद। जाहिर है, क्योंकि अपनी जात के लिए जो बनाना था तो वो बिजनेस ठप नहीं हुआ। उसके बाद एक और कपड़ों का काम शुरू किया था मैंने अपनी नंद के साथ मिलके। तो वो 3 जोड़े बनते थे शुरू में ना, एक मेरा, एक उसका, एक बिकने का। वो भी ठप हो गया माशाल्लाह। क्योंकि जब अपने आप क्या करें फिर मैंने छोड़ दिया। फिर एक फ्रेंड थी, उसके साथ सोचा बनाऊं। वो फ्रेंड डिप्रेशन में रहती थी हर वक्त। मैं कहती थी हाय अल्लाह वो क्या बना फलाने जोड़े का, कहती थी आज तो मैं बड़ी दुखी हूँ। है वो तो जोड़ा बनना था, वो भी ठप हो गया। 2-3 दफ़ा कोशिश की। माशाल्लाह। अब जब कोविड हुआ तो मैंने सोचा नहीं अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, बहुत बोरियत है। तो कोविड में मैंने ये फिर, क्योंकि आप तो सोते हुए भी काम कर रही होती हैं हाँ, कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा ये तो हो नींद गया में ना। गाती हैं, सोते हुए गाती हैं? हांडियाँ पका ली, अलमारियाँ साफ कर ली, हर चीज़ हो गई। अब क्या 2-3 करूं? दफा अलमारियां साफ हो गई, हाँ। सारी अलमारियां निकली, कभी नए कुछ कपड़े नए- पुराने गंद निकाल के फेंक के नीम के सामान, पत्ते भी डाल पता नहीं दिए क्या हैं। क्या वो हो गया। अब तो जनाब ज़रूरी है कि आप कुछ करें। फिर जितना घर में माल पड़ा था ना अनस्टिच्ड, अच्छा मैं समझी माल पड़ा हुआ था कि भाई के सारे पैसे जो है वो रोड नहीं दिए नहीं हमने। नहीं, जितने बक्से भरे थे अनस्टिच कपड़ों के बाहर आ गए। और बस फिर मैंने कहा चलो भाई इनके तो पहले बनाओ। वो इतने ज़्यादा थे। कितनी सेंसिबल वैसे आपने काम किया, क्योंकि इसमें भी लोग नहीं इस तरह सोचते। वो कहते हैं अभी जाके कपड़ा खरीदना, ये करना है वो करना है। नहीं, मैंने कहा जो है उससे तो शुरू करो। उसके बाद फिर जैसे ही 2 घंटे के लिए बाजार खुलता था ना, मैं नकाब लेके बाहर, मेरी बहनें तड़पती हाय निकल गई है, चली गई है। मैं कहती थी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मैं तो शॉपिंग करके ले अच्छा आई। इस प्रोसेस में कोविड अपने आप को कितनी दफा कराया? एक दफ़ा। सिर्फ एक दफा? हाँ, अच्छा, एक दफ़ा मैंने कराया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफा अपने आप को नहीं नहीं, मैंने एक दफ़ा कराया, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छा ज़ोरदार कराया था। अच्छा, हाँ। अच्छा वाला। अच्छा तो वाला वो कराया। भरपूर था, इसलिए मुझे बार बार ज़रूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा तो तब शुरू किया ये काम। और फिर वो शुरू हो गया तो फिर वो अच्छा शुरू हो गया। वो तो फिर मुझे सब आ गया ना, इंस्टाग्राम भी आ गया, चलाना भी आ गया, पोस्टें लगानी भी आ गई, स्टोरियाँ लगानी भी आ गई, सब आ गया। और मैं वो डीएम भी करती हूँ। मैंने कहा डीएम क्या होता है? डायरेक्ट मैसेज। यस, वो भी मुझको आ गया। अब एक औरत खुद जवाब देती है लोगों को। पहले तो लोग हैरान होते हैं आप खुद बोल रही हैं आपकी टीम में, कि टीम नहीं है, टीम में सिर्फ एक बंदा है। अच्छा भी पहले मुझे फॉलो तो करवाए ना। हाँ, ये तो और क्या। आपको तो फॉलो किया हुआ है बट अस्मा अब्बास डिज़ाइंस ऑन इंस्टा। ओह माय और गॉड। सारी मॉडल्स घर की हैं। जाहिर बुशरा आपा, ज़ारा, मेरी बहू, गुड़िया जो है सदफ, वो माशाल्लाह मैं 60 के करीब फॉलोअर्स भी हैं। तो और क्या, मजाक थोड़ी है कोई। नहीं मैं तो बिल्कुल मैंने आपको जिंदगी में हल्का बड़ा लिया था लिया, तुमने लेकिन अभी अब नहीं। बात ये जबकि कि- आप और भी हल्की हो गई हैं। बिल्कुल। फिजिकली आप हल्की और हो गई हैं। अच्छा तो मतलब बट बाकी काम के साथ इसको कैसे मैनेज कर रही हैं? दरअसल मुझे कपड़े बनाने का बहुत शौक था, हमेशा से है। और हमेशा से आपने कपड़े पहने भी बनाने बड़े का खूबसूरत। और कपड़े सीने का। मतलब कपड़ा सीना जो है वो मेरे ख्वाबों का एक है ना, कि मैं आज कपड़े सी रही हूँ। मुझे आपके साथ एक गुफ्तगू याद है, बहुत अरसा पहले हम लोग कहीं साथ ही आई थिंक किसी शो पे थे एज गेस्ट, और हमारी कोई गप लग रही थी और मैंने कुछ कपड़े पहने थे और मैं बड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो कहती है इधर दिखाओ मुझे। तो फौरन ना इस तरह करके कहती आए हाय इसकी सिलाई देखो, इसका तो पिको तक नहीं हुआ, कोई लाइनिंग नहीं लगाई, किस किस्म के कपड़े बनाए। मैं तो बात ये कि कपड़े, मशीन जो है ना वो एक फैंटेसी है कि मैं मशीन चला रही हूँ। हाँ, जिंदगी हसीन है, कोई हसीन रोमांस है मशीन का। तो आप मशीन पे खुद सीखती जी जी, तो वो बचपन से शदीद शौक था कि मैं मशीन लेके बैठ जाती थी। और बस फिर पहले तो बेड कवर्स बनते हैं, फिर बच्चों की टोकरियाँ, पता नहीं क्या क्या बनाती थी। तो वो शौक था सीने का और डिज़ाइन करने का और कपड़े बनाने का। लेकिन अब कितने बंदा कपड़े बनाए। तो फिर टेलर रख ली? हाँ, लेकिन वो अब मेरा ये पुस पूरा हो गया ना। पुस नो पुस का मतलब है मेरा शौक पूरा हो गया है। अब आपने नहीं बनाने? और नहीं, मेरा ज़ाती जो है कि मैं खुद अपने लिए बनाऊं। जब मैं कपड़े डिज़ाइन करती हूँ तो मुझे सुकून आ जाता है कि ये तो मैंने बना लिया, क्रिएट कर ली एक चीज़। अब ये लोग पहनते हैं तो मैंने अपने कपड़े अब नहीं लेती हूँ। मैं उसमें से कभी कहती हूँ यार एक जोड़ा मुझे भी दे दो कोई, तो मैं ले लेती हूँ। लेकिन मुझे अब ये मज़ा आ गया जब मैं वो बना लेती हूँ कपड़े, वो लोगों को बेच देती हूँ, वो पहनी हुई तस्वीर देख लेती हूँ
और उसकी मॉडलिंग हो जाती है, तस्वीरें शूट, तो बस फिर मेरा शौक पूरा। इस वक्त आपको बहुत सी खवातीन और मर्द हजरात देख रहे हैं, और अगर वो इस वक्त घर पे हैं तो शायद वो जॉब नहीं कर रहे और वेले। परेशान हैं, क्योंकि देखिए जॉब्स अवेलेबल भी तो नहीं है ना जी, मार्केट बिल्कुल। में। आप क्या कहेंगी? देखिए, मतलब आपने जिस तरह से शुरू किया, मैं चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने एक यंग रियल एस्टेट के जेंटलमैन को बुलाया हुआ था, दानियाल को, वो भी यही बता रहा था कि आप सोचे कि 2016 में उसने ग्रेजुएट किया और उसके बाद अपनी एक 3 लाख रुपए उसने जमा किए कहीं से, और उससे अपना दफ्तर खोला, और आज 250 उसके एम्प्लॉई हैं 28 साल की उम्र पे। सोचे। नहीं, देखिए, अब वही बात है कि आपने कुछ करना हो ना, अगर आपको कीड़ा है कि आप बैठ नहीं सकते, मैं तो नहीं बैठ सकती कि मैं बैठी रहूँ, लेटी रहूँ, इतना टाइम ज़ाया होता है। तो आपके अंदर कुछ भी, इतना सा भी कोई है ना चीज़, शौक, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। बस हिम्मत करने की बात होती है, और किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि आपको बहुत रोकने वाले होंगे, क्या है, आराम करो। अच्छा, अब मेरे से भी आप डिस्कस करती, तो मैंने आपको कहना था कि अस्मा भैया आपकी सिंगिंग इतनी सॉलिड जा रही है, यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड राइटर माशाल्लाह, ये भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए हमें बात। और मुझे पता है कि आप कॉन्स्टेंटली इंगेज रहती हैं, एंड देन योर एक्टिंग टेक्स अप इतना ज़्यादा वक्त, तो मुझे बताएं कि फिर ये आप करेंगी कैसे? मैं कर रही हूँ, और मैंने अभी थोड़ा सा ये किया है कि एक तो मैं कराची ज़रा कम जा रही हूँ, लाहौर में ही काम कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसको भी वक्त देना है और घर को भी देना है वक्त। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ आपके डिज़ाइंस भी दिखाना चाहूँगी, ज़रूर। कुछ उस पर भी हम तबसरा कर ज़रूर, सकते हैं, ज़रूर, ज़रूर। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इस पर एक दफ़ा हम प्रॉपर तरीके से हाँ। बात करें, वो बैक एंड फोर्थ जाएंगे तो फिर हाँ, हमें हाँ, बिल्कुल, टाइम नहीं हम दे बिल्कुल, पाएंगे। please। आइए कुछ तस्वीरें देखते हैं, बिकॉज जस्ट इट्स गॉर्जियस माशाल्लाह, और द फैक्ट दैट आप ये हमारे store है। देसी एस्थेटिक को मद्देनजर नहीं, रखते हुए। कल्चर जो है, मेरी तो मोहब्बत पुराने ज़माने की चीज़ों से है। और ये बुशरा आपा है, इन्होंने ये जो सूट है, ये गोटे का सूट है, गोटा है इस पे। अच्छा, ये सारा इसको कहते हैं तारी वाला सूट। पुराने ज़माने में ये सूट होता था, अम्मियों की अम्मियों को पता है। लम्बियों की अम्मियों को पता है। ओह वाह, ये ब्यूटीफुल। ज़ारा है, ये मेरा दीबा गरारा है। दरअसल अभी आप तस्वीरें देख लें, फिर मैं आपको बताऊं कि इसका मजीद तस्वीरें, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये कॉटन की साड़ी नहीं, है? शिफॉन है। शिफॉन की साड़ी है, ठीक है, बट कितना खूबसूरत वाइट क्रिस्प कलर आ रहा है, लवली गॉर्जियस, मतलब इतने खूबसूरत। ओह व्हाट्स दिस? ये कोटी एंड शलवार पेयर है। कोटी नहीं होती, कोटी, हाँ, ये आपको मैंने पहनी हुई है, देखे वाइट कमीज के साथ और व्हाटएवर, बड़ी ये भी खूबसूरत। गोटे के वो हैं, डॉट्स सारे टिक्के लगे हुए हैं। ये सब हाथ के काम है। ये क्या है? ब्लॉक प्रिंट है। ये पोंचो है? ये बस देखे ना, फ्यूजन बनाया ना, ये मॉडर्न भी है, इसके साथ आप गरारा भी पहन सकते हैं, जो चाहे पहन लें। मतलब कि ये फ्यूजन है, आप मॉडर्न भी जिस तरीके से चाहे पहन लें। अच्छा, सबसे अच्छी बात कि आपने देसी एस्थेटिक को मद्देनजर रखते हुए ज़रूरी। बनाया है कि मतलब एक तो हर साइज का बंदा आपके कपड़े पहन सकता है। मैं फिर मैंने तो तीलियों के लिए बनाएंगी तो फिर मैंने तो तीलियों के लिए तो मैं नहीं ज़्यादा नहीं, मतलब बाय द वे जो स्लिम एंड स्मार्ट हैं, अल्लाह उनको मतलब सेहत दे, जिंदगी दे, और वो बहुत अच्छे लगते हैं, बट जो स्लिम एंड स्मार्ट लोग हैं उनसे हमें इसलिए गिला होता है क्योंकि वो सब कुछ पहन सकते हैं। देखिए जी, बात ये और हम limit होते जो मोटा होना जो है ना, वो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे जुर्म होता है कि जी मोटा हाय, इसने ये पहन लिया है। लेकिन मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे कपड़े XXL, XXX भी मैंने अमेरिका बाहर बना के भेजे हैं, और गरारे वहाँ पे, क्योंकि ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आप मोटे हैं। मतलब कि XXX सोचें, उसमें कपड़ा भी 4 सूटों का लगता है। और ये गरारे जो हैं वहाँ पे मैंने बहुत, और बाहर लोग बहुत इन कपड़ों पे पागल है, क्योंकि ये वहाँ पे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। हमारे लोग शायद कदर नहीं करते इन चीज़ों की। अब देखिए ना, ये कितना प्यारा सूट है, ये वाला भी जरा अस्मा जी, ये इसकी बैक पे पेंटिंग है, हैंड पेंटिंग, और उन्हीं कलर्स की ये कढ़ाई है। वेरी प्रिटी। अच्छा, नेक्स्ट भी दिखाते हैं। ये शलवारें मैंने आई जिंदा की, लव दिस। दोबारा जिंदा की हैं शलवारें, क्योंकि शलवारें लोग नहीं, ये कैप्रीस वगैरह पहन के ना, मैंने दोबारा शलवारों का ट्रेंड निकाला है कि शलवार जो है बड़ी खूबसूरत चीज़ है। अब देखें ना, ये इसमें जो भी कलर्स हैं, आप उन कलर्स की 2-3 शर्ट्स बनवा लें। मैं तो आपने white के ग्रीन साथ बना भी, ली, white रेड के बना ली, साथ वाइट पे बना ली, और आपने फिर इसके साथ डिफरेंट अपनी शलवार के साथ पहने, हर आउटफिट आपका फ़र्क हो जाएगा। बिल्कुल वही ना, तो ये जो है, और गरारे और ये चीज़ें जो हैं, जो हमारे लोग भूल गए हैं उन चीज़ों को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये मुझे जो मॉर्निंग शो के लिए भी तो देना कपड़े सबके पहनने जाऊँ के लिए। 100 दफ़ा दूँगी। ये जो है ना ब्रांड मेरा, ये है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नाम। इसके हर कपड़े का नाम हर एक्ट्रेस के नाम पे है। क्या बात है। जिस वक्त मैंने जोड़ा पहना हुआ है, ये है आलिया डोरिया कुर्ता सूट। आलिया एक्ट्रेस थी हमारी, आपको याद है आलिया? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं। फिटे मुंह है आपका। अच्छा, थैंक यू। हाँ,
आलिया बहुत बड़ी हमारी सैयो नहीं मेरा माही मेरे पाक हाँ जी 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 वो हाँ जी। आलिया बेगम अच्छा ये बोले ना, जी। अच्छा मैं पहले ये बताऊं कि ये वो देखो ना वो हाँ, हाँ। तो वो ज़ाहिर है हम मेरे तो दिल में वही लोग रहते हैं, सच्ची बात है कि हमने तो उन्हीं को देखा क्योंकि है। दिली दिल में आप खुद भी तो एक बहुत मैं असल में तो वहीं की थी ना आप कहीं। अदाकारा, जी जी फिल्म एक्ट्रेस थी मैं असल में। अदाकारा अस्मा बास जी। जी जी जी। तो वो जो है ना उन लोगों से जो मोहब्बत है ना शदीद उस इंडस्ट्री से जो ये हमारी ट्रिब्यूट है उनको। ये ट्रिब्यूट है। और जैसे कि मेरा ये जो गरारे हैं, दीबा गरारा है, दीबा बेगम का पता है उनके, और मैंने दीबा आपा से शूट कराया। अगर वो तस्वीर इनको मिल जाए तो आप देखिए, उन्होंने पहना है अभी। मैंने कहा वो खैर से अल्लाह मियां उनको ज़िंदगी दे, सलामत है, वो क्यों ना पहने। वो क्यों ना पहने। तो उन्होंने उनकी बेटी ने मिलके उनका मैंने शूट किया है। बहार बेगम साहिबा बहार बनाना चाहिए। और मैंने नैयर साड़ी। सुल्ताना गरारा, दीबा गरारा, सबिया खानम गरारा, शमीमारा साड़ी और ये निशो शलवार, ज़ेबा डिजिटल सूट, मतलब सबके लिए। ये तो अस्मा बास का क्या नहीं, बनाया अस्मा है? बास तो अभी कुछ नहीं ना है, वो अगले कोई अभी भी कुछ नहीं है तो फिर 50 सालों के बाद कोई शायद बनाए तो फिर शायद हमारी बारी आए। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल और हमने नहीं भी- मैं नहीं होंगी, मेरे बाद की बात नहीं नहीं हो सकता है 120 साल तक तो जिएंगी आप, प्लीज इंशाल्लाह। इतनी बदशक्ल औरत मुझे नहीं बिल्कुल पसंद बिल्कुल भी आप बदशक्ल नहीं है, आपको हो पता है जाऊंगी बड़ी ना फिर। खूबसूरत है। भाई खुदा के लिए 20 साल बाद 50 साल बाद भी तो फिर बिल्कुल ही हशर हो जाएगा। ये आप हर 10 साल पहले कहती है, 10 साल गुजर जाते हैं फिर कहती है नहीं वैसे मैं ठीक ही हूँ। और जो मेरी ज्वेलरी है, ज्वेलरी हाँ। ज्वेलरी है अफगानी और नेपाली ज्वेलरी। और वो मैंने सारी की सारी अपनी पीटीवी की जो एक्ट्रेसेस है उनके नाम कर दी। रूही बानो, खालदा रियासत, समीना पीरजादा, बुशरा अंसारी, सबके नाम के एक एक हार है। सबा, मरीना, हार और शहनाज earrings? नहीं, ज़्यादा हार है ज्यादा हार। और कुछ है अपना बैंगल्स वगैरह भी हैं, तो वो मैंने उनके नाम कर दिया। अच्छा ज्वेलरी भी अभी आपने अपनी सारी खुद, ये जो आपकी अपनी है वही पहनी हुई है जो आपके पास? नहीं ये तो मेरी जाती है, ये नेपाली नहीं है, ये तो हमारी मुल्तानी ज्वेलरी है। ठीक ये है। भी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। ट्रेडिशनल ज्वेलरी। तो क्योंकि ज्वेलरी का भी शदीद शौक था, तो लेकिन कुछ अलग चीज़ हो। देखिए ये तो हर जगह मिल रही है, जो नेपाली ज्वेलरी है, अफगानी ज्वेलरी है, वो कम मिलती है और उसको टेस्ट भी कम लोगों का होता है। तो वो मैंने मंगवाई है वहाँ से, और मैंने कहा ये अपनी एक्ट्रेसों के नाम कर दें, अपनी पीटीवी की जो हमारी असली लड़कियाँ ख़वातीन थी तो उनके नाम है, रूही बानो के नाम है। वाह। तो ये बस एक मोहब्बत का इजहार है उनके साथ। अच्छा ये बताइए कि घर वालों का इस पे क्या रिस्पॉन्स है? ज़ारा ने क्या कहा, बहू ने क्या कहा? सबसे पहले तो बुशरा आपा ने मेरे मियाँ जो हैं वो बेचारे कहते क्या यार आप क्यों कर रही हैं, ना करें, थकेंगी। वही होता है कि फिर लेके बैठ गई कुछ ना कुछ। लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो कोई खास नहीं हुआ। लेकिन अब वो थोड़े से कुछ इम्प्रेस जैसे हो गए हैं। अच्छा हो गए हाँ, फाइनली? थोड़े से उनको मतलब इतने अरसे के बाद आप इम्प्रेस हुए हैं 2 भाई? साल हुए हैं, उनको लगा कि हैं ये तो कुछ नहीं नहीं मैं कह रही हूँ जिंदगी में इतने नहीं, इस काम की बात करें। अच्छा बाकी कामों से हैं इम्प्रेस? वो भी हो गए हैं अब। अच्छा एक्टिंग? एक्टिंग ये है कि जी वो बेटी से ज़्यादा उसके ड्रामे देखते हैं। हमारा कल वो देख रहे थे बादशाह बेगम, तो मैंने कहा हमारा भी कोई बंदा देख ले कभी, उसका तो पूरा फॉलो करते हैं ना, बड़ा शौक है बेटी का ड्रामा। याद है वो पहले मना थी पहले। नहीं वो ये मुझे इसलिए इस तरह कह रही है क्योंकि मैं तो इनको पढ़ गई थी। मैंने कहा मुझे एक बात पता है, बुशरा आपा जो काम करी है वो बुरा काम है? नहीं। मैंने कहा आप जो करी है वो बुरा है? नहीं। मैंने कहा मैं जो काम करी हूँ बुरा है? नहीं। तो मैंने कहा अगर बुरा नहीं है तो फिर लड़की को रोक क्यों रही हैं आप? अब्बा जी, नहीं, अब्बा जी तो अब अब्बा जी जो है सबसे ज़्यादा आगे ड्रामा देखते हैं उनका। यू सी द पॉइंट इज जब तक यंग पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में नहीं आएंगे और ना आते तो किस तरह इस बस वो फील्ड एक को खौफ था ना, वो खौफ दूर हो गया उनका अब। उनको समझ आ गई कि नहीं कुछ भी नहीं है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो और माशाल्लाह असद फिर जैसे कि जब मंगनी हुई, बड़े मज़े की बात है, तो उनकी कोई यहाँ वॉक थी मंगनी के बाद ना, तो इनको उनके ख्याल में था कि वॉक जो है ये पता नहीं क्या होता है, वो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, रैम्प वॉक हो रही है, यूँ जैसे बाहर की याद आ जाती है ना, यूँ ही लड़कियाँ यूँ चलती भी आ रही। तो उन्होंने कहा पता नहीं अब क्या ही होगा, मेरी बेटी रैम्प वॉक करेगी। वो तो असद आया तो कहते हैं बेटा ये क्या है वॉक क्या है, क्या कॉन्सेप्ट? उसने कहा बाबा यहाँ से लेके वहाँ जाना है, वहाँ से लेके यहाँ जाना है, बस ना। अच्छा नहीं तो क्या ये ज़रूरी है? उसका बाबा ये होती है। असद को देखे ना, तो उन्होंने कहा अच्छा तो ये पहनना क्या है? दम जान उनकी थी कि पता नहीं क्या ही पहन लेगी। उन्होंने कहा वो हमने ब्राइडल वेयर और मैं ग्रूम, तो कुछ सांस आया कि शुक्र है कि पूरे कपड़े दुपट्टा सर पे होगा। निकर नहीं और पहननी। वॉक जो है, वॉक का मतलब तो पता नहीं क्या ही उन्होंने समझा था कि वॉक। तो असद ने बड़ा कहा बाबा गेट तक जाएंगे, वहाँ से हम वापस आ जाएंगे, ख़त्म बात, कुछ भी नहीं है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको लाइफ पार्टनर सही होना जरूरी होता है। समझ आ गया आहिस्ता आहिस्ता। आपको भी समझ आ गई है? मुझे तो खैर आ ही गई थी। अच्छा एक छोटी सी वीडियो दिखाते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बहुत ही बाहिम्मत माँ और उनकी बाहिम्मत बेटी की
कुछ बातें करनी है ब्रेक के बाद, तो ये हम वीडियो देखते हुए ब्रेक में जाएंगे। क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। मैंने कहा अगर आपको चुलबुलापन मिस कर रही हैं आप तो निम्रा मेहरा को बुला लेते हैं, बेहतरीन होस्ट और उससे भी ज्यादा बेहतरीन सिंगर। मैंने सुना हुआ है ये गाना, मुझे ये नहीं पता था कि निम्रा ने गाया है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि जाहिर है हमारा तो ये बचपन से काम है, गाने में एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है जो इसमें बहुत ज़्यादा है। मैं एक्चुअली इसको बुलाने का ये रीजन था क्योंकि आप मुझे मैंने आपका एक दफा इंटरव्यू किया था बहुत अरसा पहले और आपने कहा था ऐसी मरी हुई शक्लें बना के सिंगर गाने गा रहे होते हैं और गाने निकल रहे हैं, और बहुत पता है ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। क्योंकि गाना देखना भी तो होता है, ऑडियो विजुअल जमाना है। हाँ। ये क्या हुआ कि बुत खड़े हुए हैं और ये करके गा रहे हैं, ना यूं हो रहे हैं, ना यूं कर रहे हैं, ना यूं कर रहे हैं, तो ये तो इसको देख के लग रहा था कि बाकी कोई फिक्र ही नहीं दुनिया में, सारी फिक्रें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में बड़ी फिक्रें रही हैं। हैं Still। बट देखिए, बात अब नहीं करते क्योंकि जब इंसान रिकवर कर जाता है माशाल्लाह किसी भी चीज़ से तो लोग कहते हैं कि हाँ जी ये तो ठीक हो गए, लेकिन ये बात भूली नहीं जा सकती कि माशाल्लाह यू आर अ कैंसर सर्वाइवर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने एक बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा है किसी को भी कुछ बताए या दिखाए बगैर। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि मुश्किल मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हमेशा से काफ़ी रहे हैं, कम से कम 20 साल से तो हैं। कभी कुछ और कोई 9 सर्जरियाँ हो चुकी हैं, 9 से 10, लेकिन बस ये रह गया था। तो आपका तो वजन कुछ भी नहीं होगा, जो हर सर्जरी पे कुछ ना कुछ निकला होगा। निकला तो अच्छा, निकलने वाले एक सर्जरी नहीं कराई। अच्छा सिर्फ नहीं मतलब वो जो जो टांका पतले होने वाली होती है वो नहीं कराई। वो नहीं चीजें तो काफी सारी निकल चुकी है अंदर से, दिल के अलावा। हाँ। बाकी सब फेफड़े गुर्दे सबको उनका भी कोई वजन होता होगा, तो आपका तो वजन लेकिन 4 ये पाउंड कि होगा। काफी ज्यादा हेल्थ इशू रहे हैं और सिर्फ मुझे ही रहे हैं। मेरी फैमिली में माशाल्लाह सब सेहतमंद ठीक ठाक है, सिर्फ मुझे ही कभी कुछ हो जाता। मेरी बहनें हरकत डरती रहती, हाय अब फिर इसको कुछ हो गया, हाय अब ये निकल आया अब। और मैंने आपको क्या कहा 120 साल। हाँ, और अपनी हर बीमारी खुद ढूंढी है, कैंसर भी खुद ही ढूंढा था। 1 सेकंड। हाँ, मुझे खुद पता चल जाता कुछ है, क्योंकि मैं ये करती हूँ सबके लिए, बल्कि बताने लेकिन की आपने जरूरत- लेट किया था। नहीं लेट किया, मैंने नहीं लेट किया, मैंने समझे कि 2 महीने लेट किया होगा, इससे ज़्यादा लेट नहीं किया। लेकिन मुझे बट 2 महीने भी नहीं लेट करना। नहीं करना, क्योंकि देखें आपकी ज़िंदगी में कोई भी अनयूजुअल चीज़ हो रही हो ना आपके बॉडी में, या आपको लग रहा हो कि ये कुछ अजीब सा है, कोई दर्द, कोई ऐसी कोई चीज़ हो, कोई ब्लीडिंग कहीं से हो, कोई ऐसी हो जो आपको नहीं होती। फिर इसमें भी आपके अंदर से भी एक आवाज आती है कि यार ये ठीक ये आवाज़ नहीं तो है। ज़रा नहीं थी आ रही। हमारी सोसाइटी में मोस्टली ऐसा होता है, लोग इग्नोर कर देते हैं। मेरी मेरी अम्मा ने औरतें, किया खास था। तौर पे औरतें मेरी ignore अम्मा ने कैंसर को ऐसे, हमें बताते ही नहीं थे कि कुछ हो रहा है। ये और वो अम्मियों की बिल्कुल- आदत होती है। और लास्ट स्टेज पे जब पहुंच गया तो बताया कि अब ये हो रहा है, अब हाँ, डॉक्टर्स बस ने भी वही कहा बात अब हो गया। बात ये कि मैं तो खुद गाड़ी लेके चली जाती थी ना, जाके सब कुछ करके कहती ये लो जी अब ये हो गया, ये लो जी अब ये हो गया। तो ये मुझे जब पता लगा कि मुझे कुछ अनयूजुअल चीज़ है, तो मैंने सोचा कि मैं चली ज़रा, मेरी दोस्त है डॉक्टर है, वो हमारी है तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैला, लेकिन हर बीमारी का इलाज उनसे ही हमने करना होता। सिर पीड़ भी हुई तो शैला बताना ज़रा क्या हुआ है, तो वो बताती है। उसको मैंने कहा शैला यूँ मुझे ऐसे करके हो रहा है, उसने कहा कि जाओ डॉक्टर के। मैंने कहा लेकिन शूट है ना, डेट नहीं है। उसने कहा तुम दिखाओ तो सही, अच्छा चलो मेरे पास आ जाओ। उसके पास ही गई, तो वहाँ पर जब मैं गई तो डॉक्टर ने मेरी शक्ल देख के कहा, उनको तो पता होता है रोज़ आते हैं, उन्होंने कहा ज़रा ये मैं आपका वहाँ से टेस्ट करूँगा, वो आपने बायोप्सी के लिए देना। जब उसने मुझे ये बात की मैंने कहा लो जी तो काम ज़रा कुछ, बायोप्सी की जब बात हो गई है तो काम लेकिन लड़की ने शूट की डेट नहीं कैंसिल नहीं। इतनी ढीठ नहीं, उसके बाद जब मुझे पता चल गया, मैं कराची में थी और मैं वो करा के बायोप्सी के लिए देकर कराची चली गई थी। और वहाँ क्योंकि मेरे 2 ड्रामे चल रहे थे, उनको मैंने कहा अभी रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट भी सेट पे आई। अब बाजी बुशरा बेचारी परेशान, वो भी थी, रोने वाली हुई। मैंने कहा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अभी कितने दिन है? उन्होंने कहा जी आप 8 से 10 दिन में आप ट्रीटमेंट के लिए आ जाएं, वरना काम ख़राब होगा। मैंने उनको कहा भी मेरे पास 10 दिन है, अपना काम ख़त्म कर लो, फिर पता नहीं क्या हो। उन्होंने बेचारा ने एक साइड पे खड़े होकर मेरे सारे सीरियल के क्लोजेस ले लिए और वो वाइंड अप हो गया और मैं आ गई और ट्रीटमेंट शुरू हो गया। लेकिन आपने ट्रीटमेंट के दौरान भी जब आपको गैप्स मिलते थे आप काम करते थे? नहीं, मैंने ये उसके बीच में काम नहीं किया, मैं उसके बीच में शॉपिंग करती थी। अच्छा। और फिल्में देखती थी।
अच्छा जी। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि ये नहीं था कि आप बिस्तरे में पड़ नहीं, गई। मैं जब तबीयत खराब थी तो बिस्तरे में थी बिला नहीं, वजह। मैं तो मुझे तो डॉक्टर कमरे में आके कहता था मरीज कहाँ है, हाँ क्योंकि मैं तो लिपस्टिक लगा के साइड पे बैठी होती थी ना। ही। तो वो सबसे पहले मेकअप जो था वो आता था वैनिटी कि मुझे मेकअप करना है। ज़ारा मेरे साथ थी, मेरी बच्ची ने बड़ी खिदमत की, तो दुपट्टा लेके सुबह सुबह जाके चाय लेकर आती थी बाहर से, ज़मीनों पे कीड़ों में सोती थी। वो पुराना CMH था, अब तो नया बन गया, उस वक्त ज़रा पुराना 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन बच्ची ने बहुत मुझे संभाला। तो वो जो है मैं जब तक के फिर बहुत ज़्यादा जब तकलीफ़ हुई ना, बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त फिर ज़ाहिर है मैं बिल्कुल मूव नहीं कर सकती थी, लेकिन खैर हिम्मत करनी पड़ती है और अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं। कीमोथेरेपी का प्रोसेस होता है जिसमें ज़्यादा कीमो थी, तकलीफ होती है। रेडिएशन एक बहुत तकलीफ दे चीज़ है, लेकिन तकलीफ-दह अब चीज़ है। बहुत आसान हो गया सब कुछ। अच्छा, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है सब। उसके बाद एक दो दफ़ा थोड़ा सा शक हुआ, फिर मैंने पेट स्कैन के लिए गई, फिर एक आध दफ़ा थोड़ा सा हुआ, लेकिन वो वही जो ज़ख्म था वही लग रहा था कुछ, लेकिन वो Keloids बने ऐसा हुए थे हाँ उसके। कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपने काफ़ी हद तक चुप करके सब्र शुक्र से इस वक्त को निकाल लिया, बट जिस वक्त आपका पता चला उस वक्त ना तो सोशल मीडिया पे इतनी पब्लिकली ये बात की जाती थी और आपने एक डिफरेंट तरीके से हैंडल किया। ज़ारा रिसेंटली जो एक टफ टाइम से गुजरी, अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, और आपको आते ही मैंने क्या बात कही कि आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि देखिए सबके सामने अपनी फीलिंग्स को शेयर करना और अपने आप को एक्सप्रेस करना आसान नहीं होता। तो आपने बहुत चुप करके अपना मामला आपके ज़ारा ने शेयर किया, व्हाट हैपेंड, कुछ इसके बारे में बताएंगी? ऐसा है कि ज़ारा मतलब अल्लाह का शुक्र है ज़ारा को कैंसर नहीं होता, शी हैड अ मिसकैरेज, हाँ। बट वो भी एक मिसकैरेज नहीं था, डिलीवरी थी, मतलब बाकायदा हाँ, डिलीवरी बाकायदा, और हुई बेबी की थी। डेथ हुई थी। और बात ये कि ज़ारा बहुत ही नाजुक है, बहुत ही पता ही है, और हर बात उसने मुझसे पहले करनी होती है और पूछना होता है कि अब मैं क्या करूं। तो उसने मुझसे पूछा था, और बात ये कि अब हमारा ज़माना और ये ज़माना बहुत फ़र्क है, ठीक है ना, और इस ज़माने में आप हर तरह की बात कर सकते हैं और करनी चाहिए, मैं तो ये समझती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि क्या मुझे बात करनी चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर करनी चाहिए। असद ने बात की, ज़ारा ने बात की, और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में वो मुझे पूछती, क्या मैं कह दूँ, लोग, मैंने कहा बेटे लोगों ने तो कहना ही है। देखिए, पहले इस किस्म के जब वाक़यात होते थे तो लोग कहते थे चुप रहो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बताते नहीं थे। एज अ रिज़ल्ट इतनी लड़कियां पाकिस्तान में और साउथ एशिया में डिप्रेशन में, और ये अपने आप से वो होना शुरू हो जाता था कि यार ये मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम हाँ, है, बिल्कुल। जबकि ये एक इतनी अनकॉमन चीज़ भी नहीं है। और अगर कोई इंसान ऐसी चीज़ से गुजरे तो उसको प्रॉपर इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बड़ी ना कि लोग कहे हाय इतनी मोटी क्यों हुई हो। नहीं वो अब, और ज़ारा ने मतलब- बहुत कुछ सहा है, उसके थोड़ा बॉडी टाइप भी उसका अपने दांतों पे है, लंबी चौड़ी है, जट फैमिली कहते हैं, मैं जटनी हूँ, तो वो उसका है, तो लोगों ने खैर बहुत पता ही है, हाय मोटी 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 करते और थे। सोचे कि जो बंदा ने एक बच्चा लूज़ किया है, मतलब देखिए आपने एक बच्चा जब आप डिलीवर करते हो ना, आपके जहन में यही होता है वो बच्चा मेरी गोद में आएगा, मैं उस बच्चे को बहुत, खिलाऊंगी, देखिए इतनी उसके पेन साथ के बाद, खेलूंगी, उसको मतलब वो इतनी तकलीफ के बाद जब आपके बच्चा हाथ में आता है, आप सब भूल जाते हैं कि क्या हमने किस पेन तकलीफ से गुजरे, 9 महीने ही भूल जाते हैं, डिलीवरी भूल जाते हैं, जब खुशी होती है। तो जब आपने इतना कुछ देख के भी हाथ में ही कुछ नहीं आया, तो ये बहुत पेनफुल, उसके ऊपर बहुत असर था और अभी भी है। अभी भी वो जब कहीं बेबी देखती है तो वो एक अजीब सा उसको हो जाता एक है, कैफियत और फिर हम समझते हैं, असद भी समझता है कि ये बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर माशाल्लाह जितने बच्चे उस वक्त हो रहे थे वो माशाल्लाह अब 1-1 साल के हो गए हैं, तो उनको देखती है, प्यार करती है, तो बहुत, तो उसको मैं फिर कहती हूँ अल्लाह मियाँ हमें भी देंगे, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, लेकिन वो उसको बहुत कमी महसूस होती है, बहुत। बट वही वाली बात है ना कि असमा भी हमारे यहाँ, मैं एक्चुअली ये बात इसलिए भी करना चाहती, जैसे निमराज सिटिंग है, निमराज पता नहीं क्यों अच्छी चीज़ें सारी आप लोग सोशल मीडिया पे आपकी यंग जनरेशन जो है लगाती है, लेकिन जब इस किस्म का ट्रॉमा होता है तो क्योंकि उसको शेयर अक्सर नहीं किया जाता, होता ही है कि देखने वाले सोचते हैं सबकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, पता नहीं हमारी ज़िंदगी में ये होता है। बुरी लोग चीज़ है। आपको जज करना शुरू हो जाते हैं। हमारे सोशल मीडिया में आजकल ऐसे है कि वो आपको फौरन जज करेंगे, अच्छा ये हो रहा है, लेकिन ये बेटे किया आप होगा। लोगों के, अभी आप लोगों को बात करनी चाहिए, हमारा वक्त और था, लेकिन अच्छी बात है, मैं तो खुश होती हूँ कि हर बात करें, क्या होता है, कुछ नहीं होता। अभी व्हेन यू स्टार्टेड इन द इंडस्ट्री, या नहीं जब आपको इंडस्ट्री का शौक था, क्योंकि आप इंडस्ट्री में काम करने से पहले हिस्सा हैं, राइट, क्योंकि आपका शौक इतना था कि आप सब आपको पता होता था, इन्स आउट्स, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। उस वक्त की मीडिया में और आज के मीडिया में क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू नॉट लाइक?
उस वक्त एक तो इस काम को ना सीरियस लिया जाता था और मजाक नहीं था ये। इसी स्टूडियो में और इसी जगह पर मैंने काम किया हुआ है, कम किया है मैंने, इतना काम नहीं किया। कराची में थोड़ा सा किया था 50-50, यहाँ पे 1-2 सीरियल्स किए थे मैंने, लेकिन बाकायदा उस काम को सीरियस लेते थे। अब तो सेट पे जाते हैं, स्क्रिप्ट तो बल देता ही कोई नहीं है, सेट पे जाके कहते हैं हाँ भी क्या है, उसके बाद में आप बदल दें और कोई मुश्किल नहीं होती। मैं समझती हूँ उस वक्त का काम एक काम था और मुश्किल काम था, डायलॉग याद करने पड़ते, डायलॉग होते थे। तो अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा ये है, थोड़े बच्चे नॉन सीरियस हैं, टाइम की कोई इनको एहसास नहीं कि वक्त जो है वो क्या है, लेट आना और लेट सारा कुछ करना। बात ये कि देखिए 10 बजे अगर आपको सेट पे कहा है कि जी आपने पहुंचना है, सारे पहुंच जाते हैं 10 बजे। वो 2-3 आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी और गाड़ियाँ मर्जी खड़ी से- हुई हैं, उठ नहीं रही और फिर निकल नहीं रही। फिर अब निकले आए हैं तो निकलते ही उनका मूड ऑफ है, क्योंकि सुबह उठ गए हैं ना जल्दी, नाश्ता भी नहीं किया हुआ, पहले तो नाश्ता करेंगे होगा, फिर कहीं 2 बजे के करीब मूड थोड़ा बेहतर होगा तो 2 बजे शुरू करेंगे। तो हम लोगों को, हमें सीनियर्स को ये सब देखना पड़ता है, तो बुरा लगता है, लेकिन मजबूर हैं, क्या करें फिर, कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब लोग ही मजबूर हो जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं अब तो ये कास्ट नहीं करेंगे इनको अब, लेकिन अगले ड्रामे में फिर वही होता है, तो वही एग्जैक्ट सेटअप होता है। उनको कोई सब कास्ट भी कर रहे होते हैं। फिर बात ये है कि रोजी रोटी को हलाल करने का भी तो एक कॉन्सेप्ट है ना। देखें, आप शौकिया भी कोई काम कर रहे हो, स्कूल्स में जब हम लोग ड्रामों वगैरह में एक्टिंग करते थे, कौन से में पैसे मिलते थे, लेकिन अगर टीचर ने कहा रिहर्सल के लिए स्कूल क्लास के मतलब जैसे स्कूल खत्म होने पहुंचे हम पहुंच जाते थे। नहीं, अब रिहर्सल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, रिहर्सल कौन करता है, और वो इसमें हंसते हैं, क्या मतलब। कभी कोई कहे ना रीडिंग के लिए आ जाए तो मुंह, उनको पता ही रीडिंग होती क्या है, रीडिंग क्या मतलब, रीडिंग ये क्या है, उनको पता ही नहीं है इन बातों का, क्योंकि हमने तो वो सब कुछ देखा हुआ है ना। तो वो और ही चीज़ थी, उसका मज़ा ही और था। परफेक्शन जो है वो तो चाहिए होती है, अब नहीं चाहिए होती। आपको पता है जो आंसू हैं वो भी पानी के लगाती हैं, पानी से ना टुरुच करके ना, वो जो स्प्रे करके ना, और ग्लिसरीन टाइप जब तक आपकी आंख के अंदर लाली ना हो, नाक का ये जो है टिप ये लाल ना हो, तो रोने को कैसे आप समझेंगे कि रोना आ रहा है। रोना तो झूठा है ना, पानी लगा सिट्टी आंखें हैं और ये दो बट मैं तो, आपको याद नहीं है जब कुछ हमने भी थोड़ा बहुत एक ज़माने में काम किया तो मुझे हर कोई कहता था आप रोती बहुत बुरी तरीके से हैं। मतलब क्या मतलब बुरे तरीके से, आप ना बहुत ज़्यादा रो देती है, आप ज़रा कंट्रोल रोया करें। मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ मैं, जिस तरह मतलब इंसान रोता है, इंसान बंदा जरा रोता है, बंदा उसी तरह रोता है। नहीं, आप अब तो लड़कियों को ये होता है कि हम बुरे लग रहे होंगे रोते हुए, वो यूं रो रही होती है बस यूं करके, हाँ, कि हम बुरे ना लग जाए। मुंह जब तक मुंह ना बने पैड़ा सा तब तक रोना बनता ही नहीं है। हाँ, हम तो यही सोचते हैं। निम्रा, तुम अच्छी तरह रोती बुरी तरह रोती हो? मैं बहुत बुरा रोती हूँ। ये तो सही रोती है ना। हाँ, मैं बहुत बुरा रोती हूँ, कहता बुरा रोना, कहता बहुत बुरा रोना, मैं वो रोती हूँ। चले ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, निम्रा को मारेंगे और देखेंगे कि वो कैसे रोती है, अच्छी तरह या बुरी तरह। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुझे उड़ती उड़ती खबर, बल्कि उड़ती उड़ती क्या खबर आई है, आंखों देखी नहीं पापी आंखों ने देखा है कि आप तो क्लासिकल डांस की तरफ भी आपने रुझान कर दिया। कोई काम छोड़ना भी है किसी और के लिए। अब देखो आखिरी रीलें चल रही हैं, आखिरी रीलें बिल्कुल नहीं चल रही हैं। तो उसमें सब कुछ अपने अरमान तो निकालने चाहिए ना। दरअसल तो डांस का शौक था। मैंने आपको आज को 10 दफा कह दिया 120 तक आप जिएंगी, मेरा नाम बदल देना अगर ना जिया तो वो आपने, जो है ना उसके लिए था कि वो जिंदगी बचपन से शौक तो बड़ा था। बाजी हमारे घर के साथ एक आंटी थी, बड़ी बात याद आ गई, उनके घर टीवी था, हमारे घर में टीवी नहीं होता था ना। तो नीलम बड़ी ख्वाहिश थी कि बच्चे बुरे इन्फ्लुएंस हमारी जो हम नहीं, ये बात नहीं थी, हम गरीब थे, हमारे पास टीवी नहीं था, तो उसका ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। तो नीलम बाजी जो है ना सबसे बड़ी बाजी हमारी, पढ़ाकू बाजी, और उन्होंने कहा हुआ था बच्चे टीवी नहीं देखते। तो साथ वाले घर में अंग्रेजी फिल्में उस वक्त बड़ी अच्छी स्टार ट्रैक और ये होती थी ना फिल्में, जो हमारी बाजी लेके जाती थी कि आओ दी सेंट होती थी सब नेबर्स के घर में, कि जी फिल्म वहाँ टीवी देखेंगे जाके। तो पहले मुझे लेके जाती थी, मैंने फ्रॉक पहना होता तो चड्डी पहनी होती थी, तो कहती थी पहले मानो डांस करेगी ना, तो वो उनके घर में चेंजर लगा के पहले मैं डांस करती थी। वो गाना था ना, बदन पे सितारे लपेटे हुए,
वो वाला गाना उस ज़माने में। तो मैं पहले यूं यूं करके बड़ा यूं करके मोटी मोटी आंखें लगा के डांस करती थी। फिर वो हमें इजाज़त देते थे कि आप बैठ के टीवी देख लें। अच्छा, तो यानी कि पहले बच्चा हमारा हमारा जाना पड़ता था। बच्चा डांस देखेगा करेगा। कि बच्चा बड़ा अच्छा है डांस करेगा ना, वो बच्चे खुश होते हैं। हाँ मैं जरा हमजा हसन की और नूर बानो की जरा ट्रेनिंग करती हूँ ना कि तो अगर फिर किसी मैं से काम हमें निकलवाना है तो हमें पहले इजाज़त उनको- फिर बाजी हमें सारा तर्जुमा करके बताती, अब ये हो गया, अब ये हो गया, सारे हमें ऐसे अच्छा, अंग्रेजी भी नहीं आती थी? कितने बच्चे छोटे छोटे थे, हमें क्या अच्छा, पता। sweet। तो नीलम आजी जो थी वो कोई मैट्रिक में थी शायद, तो वो बताती थी कि अब ये होने वो लगा तो है। पैदाइश से वो ही। तो खैर है ही बाजी सबसे बड़ी, तो उनका तो काम है ये, वो तो हमें पैदाइश से ही बड़ी हैं। हमें संभालना। तो वो हमें समझाती थी अब ये हो गया, अब ये हो गया। तो डांस का तो बचपन से शौक था। तो अब हम ये भी तो कर अब रहे बीच में फिर डांस ना कर सकी, तो फिर मैंने सोचा अब क्या रह गया है, डांस ही कर लो। तो हमारी बहुत बड़ी लेजेंड है जरीन पन्ना आंटी, वो हमारी बचपन से हमारे घर में रहती थी, क्योंकि अब्बा की फिल्म में उन्होंने काम किया, डांस किया था। तो वो क्लासिकल डांस इधर अलहमरा में क्लासेस ले रही हैं। तो मैं उनसे मिलने जाती हूँ, जो प्यारी लगती हैं बहुत। तो उन्होंने कहा चल तू भी आ जा। तो फटाफट मैंने भी 2 हाथ मार लिए, हैं। फटाफट मैंने भी फटाफट दो मैंने भी 2 हाथ मार लिए। फटाफट मैंने भी और दो फिर मैंने हाथ सोचा मार कि मैंने मार ही लिए हैं, तो फिर मैं लोगों को बता ही देती हूँ, क्या हो जाएगा, 2 गालियाँ और पड़ जाएंगी। सिर्फ 2? पहले भी तो पड़ती होती है, सिर्फ 2? और सबसे बड़ी जो मुझे पड़ती है ना, मेरे पे जो सबसे बड़ी तोहमत है वो ये कि कैंसर के बाद भी इसको चैन ना आया। या अल्लाह, अल्लाह माफी दे। तो इस औरत को देखो कि इसको खुदा याद नहीं है, इसको कैंसर के बाद भी ख्याल ना आया कि ये ना बीमारी के बाद ज्यादा जीने को मतलब दिल बीमारी करता के है। बाद बीमारी के अल्लाह बाद मियां ने ज्यादा दूसरी होता है। जिंदगी दी नहीं, है। अगर हमारा नहीं। बच्चा भरपूर अंदाज में अपनी जिंदगी सिमरन जीना भाई, चाह अब रही है क्या तो वही उसको तो जीने बात दो। है, बस करो ना। आपके साथ भी एक सिमरन बैठी हुई है, एक जूनियर सिमरन भी है। भाई जो करना है, अब क्या है, रह क्या गया है, बस हो गई खत्म। देखो दादी मतलब बहुत कुछ रह गया। मेरी दादी अम्मा हो गई, मैं अब इंशाल्लाह नानी भी बन जाऊंगी। अल्लाह तो बस खैर छोड़ करेगा। दो मेरी जान, अब किसी और तरफ फोकस करो भाई कि मैं डांस कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। अच्छा, लेकिन गाने का तो बचपन से शौक है, तो वो गाती तो भी गाना तो अंदर है, डांस भी अंदर है। है, डांस भी अंदर है, पर डांस को हम थोड़ा कंट्रोल करेंगे, हम गाना जरूर है। देखा, तू भी वही निकली ना, वही निकली। नहीं, जगह ऐसी नहीं, बैठी है। अगर तो- आप इसलिए डांस हाँ। कर रही है क्योंकि अब आपकी आखिरी रीलें चल रही हैं तो प्लीज आप डांस ना करें, क्योंकि आपकी आखिरी रीलें नहीं चल रही। अगले 60 साल तो आपने अपनी रीलें चलानी है। अगर ये सीट पे ना बैठी होती, जगह ना होती ना, ये खुद नचवाती है, लेकिन ये खुद नाचती भी साथ, मुझे पता है इनका। पता है नचनिया है। नचनी दोनों मेरे पीछे पड़ गए। हाँ, तो है, छोटी दुश्मन, मानो। बड़ी दुश्मन। अच्छा, तो बड़ी दुश्मन, आपने इनका तो गाना सुन लिया, लेकिन आपका गाने का अंदाज क्लासिकल। हमारा तो पुराना अंदाजा, ये जो सांसों वाले गाने हैं ना, ये हमसे नहीं गाया जाता। अच्छा, सांसलेस गाना सुनाए हमें। ये जैसे मेरी ज़ारा भी ऐसे सांसों वाला गाती है, ये उर्दू गानों को अंग्रेजी कर लेती हैं, कि क्या बात है इन लोगों की कि वो अंग्रेजी में हो जाता है। ये उर्दू- ब्राउन ब्रेड, पंजाबी ये ब्राउन ब्रेड है जो व्हाइट ब्रेड की तरह तैयार और हुई है। पंजाबी गाना भी अंग्रेजी में कर लेती हैं, बिल्कुल कमाल ही हो जाती अच्छा, है। चले आप लोकल स्टाइल में हमें जरा Local style में 1 2 3 1 2 3 पुराने झांक देसी जाए। टच लेंगे, हेलो, देसी हेलो। टच। हेलो 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 टेस्टिंग, इनको हम माइक चेक, हेलो। हेलो हेलो, बजा बजा। हो गया, हो गया। अच्छा जी, आजकल गाना बड़ा मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है। आपने देखी फिल्म कमली? क्या ही फिल्म बना दी है सरमद सुल्तान खूसट ने, और उसके क्या ही खूबसूरत गाने हैं हमारे टाइप के। उसका एक गाना बहुत खूबसूरत है, मैं सुनाती हूँ थोड़ा सा आपको, शायद आपको पसंद आ ही जाए। इजाज़त, विदाउट सांस। हथ जोड़निया मैं तेरे वे, हथ जोड़निया मैं तेरे वे, मैनू छड़ के न जावी ढोलना वे, मैनू तू 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 हाय वे, मैनू तू 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 दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम वे, दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम वे, तेरे कोलों वख होवां मैं मर जावे, तेरे कोलों वख होवां मैं मर जावे, हथ जोड़निया मैं तेरे वे, मैनू छड़ के न जावी ढोलना वे,
मैनू तू 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 हाय वे मैनू तू तू तू। बहुत ही खूबसूरत सांसलस अंदाज में सांसलस- आपने- सांसलस आपने ये रेशमा का गाना है क्या खूबसूरत, और वो चली गई, लेकिन क्या ही गाना ढूंढ निकाला है। वेरी नाइस। इट्स ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल गाने की जब बात होती है तो खाने की भी बात हो क्या सकती बनाया है। है हमारे घर में, क्या पक्का आज? हमारे बच्चे ने बिरयानी दर बिरयानी कर दिया है। हाँ, बिरयानी बिरयानी हो गई है तो। इतनी सारी बिरयानी। जी शेफ। हाँ जी, जी रेडी है सब कुछ, बिरयानी, शामी कबाब, रायता और सलाद सब रेडी है। अमेजिंग। अच्छा, तो सांसलस गाना अच्छा लगा या सांस वाला गाना अच्छा लगा? सांसलेस ज़्यादा सांसलस अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है। सांस वाला Amazing। नहीं, अभी ऐसा होता है ना, अपने ऐसे लिए गाने नहीं की तालियां feel और बजाते, होती है। हम बजा रहे हैं आपके लिए अच्छा, तालियां, मैं आपने तो नहीं इसके लिए बजानी। बजा रही- इसके लिए बजा रही नहीं थी। नहीं, मैंने बोला मैं कि इस गाने की फील और होती है, आप इसको सुकून से बैठ के कमरे में आराम से, ये होते हैं अभी नाच जाओ नहीं उस नहीं, पे। हम भी नाच जो वाले गाने बड़े गाते वो हैं, होते हैं। लेकिन उसमें भी सांस लेस होता है। वो भी सांस सांस की है ना, ये भी एक आर्ट है। ये हाँ, ये भी ये भी जो एक हो जाता है आर्ट ना, है। ये जो जैसे कोई चुंडी पड़ी है ना, वो जोर दी, ये वो वाला। एक सेकंड, इसको चूंडी और इसको रोने का चेक करना ना था। ना हाँ, ना चूंडी करी काटना ना है। ना मैं करी आके ना इसको ना चूंडी करी। काटती हूँ और देखती मैं हूँ कह कि रही हूँ ये नहीं, मैं ऐसे किस नहीं तरह- रोऊंगी, अच्छा, फायदा फिर ही नहीं फिर है। रो के दिखाओ, एक बार रो के दिखाओ। अगर ड्रामे में एक्टिंग कर रही होती और मैं बहुत बस बुरी actor हूँ। बड़ी बड़ी दुखी बात पता चलिए, रो के दिखाओ। मैं बहुत बुरी एक्टर हूँ, मैं बहुत मैं बुरा तुम्हारा रोती हूँ, रोना मेरा बहुत देखना- बुरी शक्ल बनती है। बेटा, मुझे पता है। हम वही तो चाहते हैं, हम प्रमोट करना जब तक चाहते हैं। बुरी शक्ल नहीं बनेगी तब तक रोना प्रूव नहीं होगा। ये क्या रोना हुआ ये करके आप मिन मिन करके रोएं? नहीं नहीं, रोने की तो शक्ल बुरी होती है। ओरिजिनली तो जब हाँ, ये देखा इतनी बुरी भी नहीं होती है, बस कर दो बच्चा, इतना बुरा भी कोई नहीं रोंदा। ऐसे नहीं, जब ऐसे ही रोना होता है। ये देखा? अच्छा हाँ, अच्छा बताओ। अब हाँ, ऐसे ही होता बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, दिल दुखों से सरशार है। मेरी ऐसी निकल जाएगी, मैं तो पहले डिम्पल का बड़ा मसला बार बार निकलता है। इतना प्यारा लगता है, कहती है मसला है। कहती हो तो मैं सीमेंट से भर देती हूँ। नहीं, मैं ना अब मैंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा एक ड्रामा किया था, वो भी बहुत ऐसे, तो मुझे ना मेरे से हो नहीं रहा था रोने वाला सीन। मुझे कभी एक्टिंग नहीं करनी थी, ना कभी आगे करनी, मुझे नहीं आती, जो सीधी बात है, मैं नहीं शायद कर सकती। सॉरी करियो, अब ठीक हो गया? अच्छा लगा। दांत साफ है। ओके, सो बात यह है कि इस वक्त ये गुफ्तगू ब्रेक में चल रही थी कि जो अस्मा आपी ने मुझे कपड़े भेजने हैं, और उनके साथ जेवर क्या पहना जाएगा। कहती है तुमने हार ना पहना, मैं तुम्हारा गला घोट हाँ, दूंगी उसी हार ये से। बहुत गलत बात है, क्योंकि देखो फिर मैचिंग चीज़ तो भेजूंगी, फिर मुझे गुस्सा चढ़ेगा कि इसने हार ना पहना मेरा। है, अगले हफ्ते पहनूंगी और पता नहीं क्या क्या साथ में पहनूंगी। नहीं पहनना पड़ेगा, फिर मेरे कपड़ों का पता चलना चाहिए कि ये मेरे कपड़े, हारो मेरी हार, चूड़ी। अच्छा, हारो हार हो जाना है मैंने, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उससे पहले कि हम और किसी जगह निकलें, आजकल कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं जिनके बारे में बड़ी एक्साइटेड हैं, व्हिच व्यूअर्स शुड वॉच आउट फॉर? वैसे मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि मैं अपने काम को, इस काम को ज़्यादा देखना चाहती हूँ। देखा ना, फिर किया है सफर एक्टिंग। नहीं, बात ये कि एक जैसे ड्रामे बन रहे हैं सारे, ऐसी कोई बात नहीं, खास बात नहीं बन रही कि मैं कहूँ कि उफ क़यामत आ गई। और पिछले साल ज़रा मैंने काफ़ी मुश्किल गुजारा है काम के हवाले से, कराची में रह के, तो मेरे लिए बहुत हैक्टिक हो गया था। और फिर ज़ाहिर है बीमारियाँ भी बतेरी हैं, डायबिटिक हूँ, चीज़ें अप्स एंड डाउन्स काफ़ी हुए सेहत के हवाले से। तो फिर घर भी सफ़र करता है, अब्बास को भी अब ज़ाहिर है ज़रा बड़े हो गए ना, ज़रा से बड़े हो गए, तो उनको अब मैं हर वक्त चाहिए हूँ। तो वो फिर मुझे उनको भी तवज्जो देनी है, और घर जो है वो खिलारे उठाने के लिए मैं ही हूँ। लड़कियाँ चली जाती हैं अपने अपने कामों पे, घड़ी में सेल नहीं डालता कोई, ठुड्डे पड़ रहे होते चीज़ों को, बर्तन टूट जाते हैं। तो आपके पास अभी भी सेल वाली घड़ी है? मत मैं तो इस चीज पे हैरान हूँ। हाँ ना, बड़ी बड़ी घड़ियों से सेल होते हैं ना उसके अंदर, तो हमने वो भी वैसे सेल वाली एक घड़ी लगाई। हाँ, तो मैं और क्या? कहने ही वाली थी। और सेल होते नहीं है, वो ऐसे रुकी होती हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना, उसको छोड़ के जाया करे, वापस आके सेल डाल दिया नहीं करे। तो वही तो बात है, चीज़ें खराब हो रही, तो मुझे ज़रा घर को भी थोड़ा सा मैं एक घर वाले सेल 6 अच्छा, महीने फिर- चल जाता है। एक बैटरी कह रही हूँ, ब्रांड का फिर आगे क्या तो plan फिर है? वो भी तो करना होता तो है ना। ब्रांड के लिए आगे क्या करना है? नहीं, कोई पहले ये तो international- सुन लेना। इसलिए मैंने थोड़ा काम लाहौर में कर रही हूँ, अब लाहौर में थोड़ा सा काम शुरू हो गया है फिर से। तो अभी तो एक फ्रॉड चल रहा है, वो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट। अब एक और बड़ा ज़बरदस्त प्ले आ रहा है जिसका नाम है कलंदर, वो भी मज़ेदार है, वो भी चलता रहेगा 2-3 महीने। थोड़ा थोड़ा कर लिया, थोड़ी ब्रेक कर ली, थोड़ा अपने लिए टाइम, फ्रेंड्स के लिए टाइम इस वक्त आपको चाहिए होता है। अपने दोस्तों से भी मिलने को दिल करता है जो कहते हैं आप बदल गई हो, उनको बताना होता है कि नहीं बदले हम।
तो उनको भी मिलना चाहिए, पुरानी बातें, जो पुराने दोस्त होते हैं वो तो अपने ही होते हैं। और कुछ जैसे कि मैं कल गई हुई थी कि म्यूज़िक सुनने के लिए अलहमरा में, आर्ट्स काउंसिल में, कुछ अपनी चीज़ें करनी चाहिए, कुछ मिलना जुलना चाहिए, कुछ फंक्शन ऐसे बट कोई कॉन्सर्ट या कुछ प्लान करिए अपने सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग बार बार कहते हैं कि गाने पे बिल्कुल ही फोकस आपने हटा दिया, वो ये कि आप लोगों का बड़ा ही स्मैश देखो बेटा मेरी बात सुनो बेटा, Yes, ये बेटा। इनको वो गाना देखना और सुनना चाहते हैं। सांस वाला। हाँ, हमें कोई नहीं देखना चाहता ना सुनना चाहता है। अच्छा, बट इन्होंने एक गाना भी आपको डेडिकेट करना है। वो केड़ा? बत्तियां बुझाई रख दी। आए इतना प्यारा गाना है, लेकिन प्यारा वो भी गाना है, सांसों में लेकिन अब गाएगी। ये किस तरह गाएगी? अंग्रेजी में गाएगी। ये में कैसे, ये गाएगी। अंग्रेजी स्टाइल कैसे गाएगी? ये जरा गा बताएं के ना। दिखाएंगी, गा के अभी दिखाएंगी, कैसे गाओगे ये अंग्रेजी बताएं? स्टाइल कैसे गाएगी? नहीं मुझे क्या पता, नहीं बड़ा अच्छा नहीं गाती नहीं है। आप नहीं, आप बताएं ना। ब्रेक इन्होंने ब्रेक बताएं में ना, जब अभी बोला break अभी में जो आपने बताएं। तब तैयारी नहीं करी। बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवार सारी रात मेरे नहीं मैं इतना बुरा नहीं गाने वाली थी अच्छा चलो यार। देखते हैं क्या करें। अच्छा ब्रांड वो ना इंग्लिश टच आ जाता ना। सॉरी कहा कह रही थी मैंने नहीं करना और फिर सारा ही कर ये दिया। बहुत मजे का किया इन्होंने, पता है? बिल्कुल, और यही हाँ, करना चाहिए। यही नहीं, करेंगे। तुम्हारे साथ होना चाहिए। तो अब इसमें मैं तो ऐसा गा नहीं सकती, तो मुझे कौन देखेगा? हमने तो यही पुराने गाने लेके बैठ जाना है। अच्छा, अब सांस वाला गाना हाँ। हम गाने जा रहे हैं आपको हाँ। डेडिकेट With करते सांस। करते शो को With विद आल्सो सांस, बिकॉज अब आप सांस भी हैं हर तरफ से। हाँ हाँ, तो बेस्ट ऑफ लक विद योर ब्रांड। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपके कपड़े भी पहनेंगे और व्यूअर्स आप लोगों की फीडबैक का भी इंतजार करूंगी, टैग भी करूंगी, मेरे सोशल मीडिया के थ्रू भी आप फॉलो कर सकते हैं इनके ब्रांड को। इनको भी कर लीजिएगा, लेकिन इनसे ज़्यादा इनके ब्रांड को करें, क्योंकि मुझे इनसे ज़्यादा इनका ब्रांड आजकल पसंद है। सो अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, Thank you. आपको, ज़ारा को, अहमद को, आपकी पूरी फैमिली को Thank you. अल्लाह ताला Thank you so सलामत much. रखे, आमीन। और यहाँ पे शो क्लोज करेंगे आई न्यू इट, यही बोलने निम्रा वाली। मेहरा। थैंक यू, थैंक्स थैंक्स थैंक्स।